सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेजोनेंस देखा था एंड इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली मैंने सारा डिक्टेट कर दिया था, सिर्फ एक रेडिकल का रह गया था, राइट? मैंने सारी चीज़ें आपको डिक्टेट कर रखी थी, बस एक रेडिकल का पोर्शन रह गया था। सो बस आज आपको उसका एक ग्लिम्स दिखा देता हूँ एंड देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे मैंने बोला था कि टेस्टिंग भी करेंगे, तो आज देखो अगर आप लोग थक गए तो मैं थोड़ा ब्रेक दे करके आपकी टेस्टिंग कर लूँगा, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, राइट? कितना आप सीख रहे हो उसके बाद। सो विल सी। हाँ, सो रेजोनेंस इन केस ऑफ रेडिकल्स। तो कैसे दिखाना है उसमें, देखो बस एरो रिप्रेजेंटेशन का थोड़ा सा फर्क रहता है। जैसे मैं अगर स्ट्रेट अवे स्टार्ट करूं किसके साथ, बेंजाइलिक रेडिकल के साथ, यहां CH2 डॉट, करेक्ट? ये पूरा डॉट है बेटा यहां पे। तो अब कैसे रेजोनेंस दिखाओगे आप? देखो अगेन यहां से यहां के बीच में कॉन्जुगेशन हो सकता है, डबल सिंगल डॉट है, मैंने लास्ट टाइम कंडीशन बताया था, प्लस हो या माइनस हो, लोन पेयर हो, डॉट हो या पाई इलेक्ट्रॉन हो, इनमें से कोई भी हो, रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है। कब नहीं होगा वो भी मैंने आपको बताया था कि इफ द ऑर्बिटल्स जो आसपास के हैं अगर वो पैरेलल नहीं है, मतलब पाई बॉन्डिंग के चांसेस नहीं है, तब नहीं होंगे। मैंने केसेस आपको दिखाए थे लास्ट क्लास में। तो देखो यहां से जाओगे जब भी, तो नॉर्मल होता तो मैं पूरे पाई को ऐसे शिफ्ट कराता, अभी मैं ऐसे शिफ्ट कराऊंगा। ध्यान रखना ये डॉट इलेक्ट्रॉन है। कैन आई राइट लाइक दिस? तो ऐसे करोगे तो क्या बन जाएगा? हालांकि इसमें और भी नोटेशंस पॉसिबल है, बट आप प्रैक्टिस में कोई एक ही लेके आओ, कंफ्यूजन ना हो जाए आपको। करेक्ट? एक बार मालूम चल गया तो फिर से पाई को शिफ्ट कराएंगे यहां से यहां। ध्यान रखना हाफ एडेड एरो बस रखना है, उसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ गया है। अच्छा, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में इसके भी बनाओगे तो आपको 5 मिलेंगे टोटल, ठीक? मैंने इनिशिएट कर दिया। कभी अगर पूछे कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में क्या चीज नहीं होना चाहिए, क्या चीज नहीं होना चाहिए, जैसे अगर मैं बोलूं कि ये बताओ बेटा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? क्या ये अलाउड है या नहीं? ध्यान से समझना, क्या ये अलाउड है? चलो बेंजीन तो बहुत ही एक्सट्रीम केस हो गया, कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम हो गया, आपको समझ आ रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बहुत एक्सट्रीम केस हो गया, राइट? आप इसके पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दे रहे हो। रेगुलरली अगर मैं पाई बॉन्ड ब्रेक करूं तो क्या ये अलाउड है मुझे करना? क्या ये दोनों रेजोनेंस है? आंसर है यस, दीज टू आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। बट कंट्रीब्यूशन है क्या इसका? मिनिमल, बहुत ही कम, 1% का भी चांस नहीं है इसके अंदर कंट्रीब्यूशन का। किस में कंट्रीब्यूशन की मैं बात कर रहा हूं? मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज में। तो क्या ये रेजोनेंस नहीं है? है रेजोनेंस, रेजोनेंस है ये। आप किसी भी पाई को अगर आप ध्यान से देखो तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH डबल बॉन्ड CH2 में कैसे हम लोग इसको ब्रेक कर रहे थे ना? इसको ब्रेक करके यहां कर दिया और इसको उठा करके यहां पे कर दिया, वो तो एक तरीका है। मान लो ब्रेक करके मैं यहीं कर दूं तो क्या ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है क्या? अगर ऐसे ब्रेक कर दूं तो क्या ये रेजोनेंस नहीं है? बिल्कुल है, ये भी रेजोनेंस है। ये प्लस है, ये CH माइनस है, ये भी रेजोनेंस, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बट क्या इसका कंट्रीब्यूशन होगा रियल स्ट्रक्चर में? बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम होता है। तो इसलिए मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, जहां पे नंबर ऑफ पाई रिड्यूस हो रहा हो, जो भी मॉलिक्यूल है, जो भी नॉर्मल इंटरमीडिएट कोई बना है या कोई मॉलिक्यूल है, उसके अंदर अगर आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहे हो और पाई रिड्यूस हो जाए तो बहुत ही खराब रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं। काउंटिंग में ऐसे चीजों को अवॉइड करते हैं, बोलते हैं कि नहीं इसको काउंट ही मत करो कभी। इसलिए ऐसे चीजों में क्वेश्चंस कभी नहीं पूछता है कि हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हियर, क्योंकि बड़ा वेग सा क्वेश्चन हो जाएगा। आप यहां ब्रेक कर सकते हो, ऐसा उल्टा भी कर सकते हो, यहां माइनस यहां प्लस, कितने सारे चीजें आप यहां पे कर सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना? बड़ा वेग सा है। लेकिन क्या ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है? सो आंसर है यस इट इज। तो क्या नहीं अलाउड होता है रेजोनेंस में? ये अलाउड नहीं होता है बेटा। देखो ध्यान से, अगर मान लो अल्कीन है ना, ये अलाउड नहीं है, मतलब कोई भी पाई बॉन्ड हो तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो, दिस इज नॉट अलाउड। क्यों? ऐसा क्यों? क्या बदल जा रहा है ऐसा करने से? बहुत डेंजरस सा चेंजेस आया। बहुत डेंजरस सा क्या चेंज आया भाई ऐसा कर लेने से? कि देखो सर, आप पहले देखो ना, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है मॉलिक्यूल में, इट वाज डायमैग्नेटिक। अब क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए।
कहने का मतलब जितने भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, वो कभी चेंज नहीं होते हैं। किसी भी कैनोनिकल फॉर्म में अगर आपको लगे कि नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, तब गड़बड़ हो जाएगा ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यू आर नॉट सपोज टू इंक्रीज, आपको होमोलिटिकली कभी भी ब्रेक नहीं करना है। क्लियर है ना ये? क्योंकि मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी चेंज हो गई ना, ये डाया से क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। क्लियर ना? उसके मैग्नेटिक बिहेवियर में रेजोनेंस स्ट्रक्चर से कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। क्लियर? ओके। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, अभी फिलहाल हम लोग जो सीखने वाले हैं, ये तो इनमें रेजोनेंस केसेस मैंने आपको दिखा दिए सारे। आज देखेंगे इनके कैनोनिकल फॉर्म्स की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं। बहुत ध्यान से, इसमें बड़े माइनर लेवल पे कंफ्यूजन होते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। ध्यान से देखना क्या है कि जितने भी कैनोनिकल फॉर्म आप बना रहे हो, एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म्स का कंपैरिजन अभी कर रहा हूं, अलग अलग मॉलिक्यूल लेकर के नहीं। तो एक ही मॉलिक्यूल का अगर डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म्स ले लूं, तो उनके रिलेटिव स्टेबिलिटी कैसे ध्यान से देखने की कोशिश करता है। तो रूल नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट, बताओगे क्या है? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कैनोनिकल फॉर्म होगा? जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो। ये आप लोग बोलते हो, सब लोग अग्री करते हो? ऑनलाइन किसी को कोई ऑब्जेक्शन इस बात से कि सारे के सारे ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें जिन भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में वो सबसे स्टेबल होंगे? ये सुनो, देखो यहीं पे ट्रैप है एक्चुअली। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, पी डबल बॉन्ड ओ, ध्यान से सुनना इधर, इसलिए मैंने बोला यहां थोड़ा क्लैरिटी की कमी है। ये देखो, ये दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखो, ये दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहा हूं। मैंने ब्रेक कर दिया पाई, अभी सिखाया था पाई को प्लस माइनस में मैं ब्रेक कर सकता हूं। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर, आर दीज रेजोनेंस स्ट्रक्चर? ऑफ कोर्स दे आर। इन दोनों में कौन स्टेबल है आपके हिसाब से अगर देखो तो आप क्या बोलोगे कि सर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है? ये सुनो, यहां देखो कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन है। अरे 5 बॉन्ड मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन। तो आपके हिसाब से ये 1 ए फॉर्म एंड बी फॉर्म में आपके हिसाब से कौन ज्यादा स्टेबल है? आपका रूल लगाऊं तो ये ज्यादा स्टेबल है, जबकि रियलिटी में ये स्टेबल ज्यादा है। क्लियर ना? ये बात एकदम अच्छे से दिमाग में रखना। तो ऑक्टेट नहीं, जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड, ऐसा कैनोनिकल स्ट्रक्चर जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा हो, वो सबसे स्टेबल होगा। बड़ा नेचुरल सा चीज है, जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी रिलीज होने का मतलब उस सिस्टम का एनर्जी उतना डाउन हो गया, यही ना। एंड जितना लोअर होगा एनर्जी उतना बेटर। समझ में आया? ये बात लिखो पहले, मोर दी नंबर। अच्छा, कौन सा बॉन्ड ज्यादा होगा? मोस्ट ऑफ द केसेस में पाई बॉन्ड ही होता है ना, क्योंकि सिग्मा के रेजोनेंस बहुत कम है। तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज मोर इन अ कैनोनिकल फॉर्म, देन इट्स स्टेबिलिटी विल बी मोर। दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। आप एग्जाम्पल के लिए यही हिट करो, क्योंकि ठीक है। अच्छा चलो दूसरा मैं लेता हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा केस है। ये भी देखो, CH3O CH2, ध्यान से देखो, यहां पे लोन पेयर प्रेजेंट है। यहां पे ये कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 हाइड्रोजन और एक ये, 3 बॉन्ड बनाया है टोटल। 3 का मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6। 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते, 6। तो यानी यहां पे सर 6 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा अब देखो, ये लोन पेयर अगर इसको डोनेट कर दे तो ये भी एक रेजोनेंस है, ये भी एक रेजोनेंस है। चाहो तो आप अलग से लिख सकते हो, ये सब बड़े स्पेशल टाइप के रेजोनेंस है। ये लोन पेयर यहां चला गया, बिल्कुल डेटिव बॉन्ड बना लिया, ये भी एक रेजोनेंस है। यहां पे भी पाई बॉन्ड बन रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है पाई। क्लियर ना? यहां पे आप देखो 8 इलेक्ट्रॉन भी हो गया। क्या 8 इलेक्ट्रॉन के वजह से यहां पे ज्यादा हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? नहीं सर, यहां इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहे हैं कि यहां पे पाई नहीं था, यहां पे एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड आ गया। यहां टोटल जितने भी बॉन्ड थे उससे यहां एक एक्स्ट्रा बॉन्ड जनरेट हो गया। दैट्स वाई दिस इज मोर स्टेबल, दैट्स वाई दिस इज मोर स्टेबल। यहां ए एंड बी में B इज मोर स्टेबल देन A। कैनोनिकल फॉर्म्स हैं ये, उनकी स्टेबिलिटी का मैं बात कर रहा हूं। So number of pi bond is more, stability will be more. That's so simple. करेक्ट ना?
अब नेचुरल सी बात है कि अगर वो कार्बन हो तो वहां जब ऑक्टेट कंप्लीट होता है और एक बार ऑक्टेट ना कंप्लीट हो तो वहां पे ये ऑटोमेटिकली अंदर का पार्ट आ जाता है कि अगर सिर्फ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो, कार्बन पे आप देख रहे हो, तब सिर्फ ऑक्टेट भी बोल दोगे तो काम चल जाएगा। समझ आ रहा है? बट हमें एक होलिस्टिक आइडिया लेना था कि कैसे डिफरेंट फॉर्म, क्योंकि एग्जाम में तो कोई भी चीज पूछ सकता है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा यहां पे। तो चलो, ये रूल नंबर 1 क्या था? मोर पाई मोर स्टेबिलिटी, मोर पाई मोर स्टेबिलिटी, ये सबसे पहले ध्यान में रखना। अच्छा, अब चलो मान लो केस 2 ले लेते हैं, जहां पे पाई बॉन्ड सब सेम हो, नंबर ऑफ पाई में कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो, तब क्या करेंगे? बोलो। हाँ, जब पाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही हो, जैसे मैं अगर एग्जांपल ले लूं तो CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, करेक्ट? या और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, और सिंपल लेना हो तो, और सिंपल लेना हो तो ये ले सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH NH2 ले सकता हूं। अब बताओ, इसमें 1 पाई बॉन्ड है। अब मैं रेजोनेंस दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना, लोन पेयर इधर आएगा और ये उठ करके इधर जाएगा। रेजोनेंस दिखाने के बाद क्या बन गया? ये CH3 CH माइनस एंड CH डबल बॉन्ड NH2 पे पॉजिटिव। ये सुनो, आप अगर ध्यान से देखो, ये 1 एंड 2 में, इनमें किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? 1 एंड 2 में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? 1 की होगी। क्यों 1 की होगी? क्यों 1 ज्यादा स्टेबल है? देखो भाई, पाई बॉन्ड यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है ना? लेकिन फर्क है सर, यहां पे कोई चार्ज नहीं था, आपने क्या किया है? प्लस और माइनस उसमें से जनरेट करके उनको दूर लेके जा रहे हो, तो प्लस माइनस को सेपरेट करने में एनर्जी देनी पड़ेगी ना बाबा। ऐसे मान लो प्लस माइनस एकदम पास में, टच में हो, और फिर इनको दूर करना हो, तो बताओ प्लस टू माइनस जब भी आप सेपरेट करोगे तो यू आर सपोज टू पुट एनर्जी आउट देयर, तो एनर्जी दोगे तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी। इसलिए इसको बोलते हैं चार्ज सेपरेशन, या मॉलिक्यूल का डाइपोलर फॉर्म में सेपरेशन अगर हम करते हैं तो उसमें एनर्जी देनी पड़ेगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। लेकिन पहला रूल इंटैक्ट होना चाहिए, नंबर ऑफ पाई सेम हो, तभी इसको देखना है। पहले इधर ध्यान नहीं आना है, पहले पाई पे ध्यान जाना है। क्लियर? सो नंबर ऑफ पाई मोर। अच्छा, सॉरी, स्टेटमेंट में लिखो, if the number of pi bond is same, one structure is non-polar। non-polar का मतलब ऐसा मत समझ लेना कि ये non-polar रियल वाला है, मैं यहां पे non-polar कहने का मतलब जिसमें ट्रू चार्जेस ना हो, प्लस माइनस, एंड द अदर वन इज डाइपोलर, प्लस एंड माइनस, डाइपोल। one is non-polar and the other one is dipolar, then non-polar will be more stable than dipolar। ठीक है, थर्ड देखो, थर्ड पे देखते हैं। चलो सर, मान लो कि दोनों के दोनों पोलर स्ट्रक्चर बन रहे हो, मान लो दोनों में चार्जेस का सेपरेशन हो रहा हो, तब क्या देखेंगे? जैसे मान लो मैंने ऐसा केस ले लिया, ये ले लिया, इसका रेजोनेंस करा के देखते हैं। यहां पे नेगेटिव है, अब मैं इधर से रेजोनेंस कराऊंगा तो दूसरे पे भी क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा। ये सुनो, इस पे भी नेगेटिव है, यहां इस पे भी नेगेटिव है। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? कौन सा ज्यादा स्टेबल है? 1 एंड 2 में ज्यादा स्टेबल। तो पहले हम रूल नंबर 1, पाई सेम है, हाँ, दोनों में चार्जेस है, हाँ, इसमें सेपरेशन जैसा कोई खास बात नहीं हो रहा है, तब क्या ध्यान देना है? नेगेटिव चार्ज ऑन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। अगर प्लस होता तो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव हो तो ज्यादा स्टेबल। ये लिख लो ऐसे ही, if both the canonical form have same number of pi, have same number, वो पहला चीज फिक्स होना चाहिए, if pi is same,
one having negative charge on high electronegative atom, other having negative charge on low electronegative atom, then the canonical form having negative on high electronegative is more stable. आप जानते हो ये सब रूल, बस एक सिस्टमैटिक वे में उसको रिकॉल कर लेना है कब किसको लगा. क्लियर? चलो नेक्स्ट और करते हैं. चलो और एक एग्जांपल देख लेते हैं, है ना. ध्यान से देखो, ये नंबर 4 एग्जांपल को भी अच्छे से फ्लो में लिखोगे ना तो आपको रूल सेट हो जाएंगे. अभी कितने लोग कह रहे हैं कि सर इसको उठा करके अगर आप इसके हेड पे करते हो, यानी स्पाई को ब्रेक करते हो, तो ये क्या स्ट्रक्चर बनने वाला है? तो एक ऐसा बन जाएगा और यहां प्लस आ जाएगा. करेक्ट? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया. करेक्ट ना? 1 एंड 2 में कौन ज्यादा स्टेबल? अनडाउटेबली 1, क्योंकि नंबर ऑफ पाई इधर 2 है, इधर 1 हो गया. लेकिन अब देखो मैं थोड़ा और चीज करना चाह रहा हूं, इधर से इधर. अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा 2 एंड 3 में? 1, 2 एंड 3 में कौन ज्यादा स्टेबल है बाबा? सबसे ज्यादा स्टेबल 1 है, अनडाउटेबली बहुत ज्यादा स्टेबल. फिर सेकंड एंड फिर क्या, आखिर क्या देखा आपने इसमें जो समझ आया? हाँ, बस वही सिंपल सा है कि सर अपोजिट चार्जेस को जितना दूर लेके जाओगे उतना ज्यादा आपको एनर्जी देना पड़ेगा, उतना ही स्टेबिलिटी कम. सो अपोजिट चार्जेस को जितना सेपरेट करोगे उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी. लेकिन कभी कभी पता है अच्छा भी होता है. कब? जब मान लो नेगेटिव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास चला जाए तब अच्छा भी होता है. तो इसलिए वो दोनों जब पॉइंट आ जाए तो उसमें हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पे अगर नेगेटिव जा रहा हो तो उसको डोमिनेट करा देना. ठीक है? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन इन जनरल प्लस एंड माइनस को आप सेपरेट करोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी. एंड आई गेस अब मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है. लाइक चार्जेस अगर अगल बगल हो तो, लाइक चार्जेस एडजेसेंट हो तो कम होएगी. समझ आ रहा है ना बात? आपसे कभी ऐसे स्ट्रक्चर्स पूछ ले कि ये बताओ किसी तरीके से ये प्लस, यहां माइनस माइनस, यहां प्लस. मान लो एक ऐसे हाइपोथेटिकल एक स्ट्रक्चर, हाइपोथेटिकल तो नहीं है, ट्रू स्ट्रक्चर. ये बेसिकली यहां पाई बॉन्ड था, यहां मैंने सबको तोड़ दिया. और एक स्ट्रक्चर ऐसा बना रहा हूं CH2 जहां पे इसको अलग तरीके से ब्रेक कर दिया. यहां पे क्या कर दिया मैंने? नेगेटिव, यहां पॉजिटिव. क्या ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है? बहुत ही घटिया वाले रेजोनेंस स्ट्रक्चर है. मैंने पूरे पाई को ही एकदम ब्रेक डाउन कर दिया. इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? ये और ऊपर वाले. तो ऑफ कोर्स आप देखो ना, यहां प्लस माइनस अपोजिट चार्जेस, गुड थिंग. माइनस माइनस बैड थिंग, अगल बगल लाइक चार्जेस आ गए. यहां इज अ गुड थिंग. यहां देखो प्लस माइनस वेरी गुड, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस. सारे एडजेसेंट में कैसे चार्जेस हैं? अपोजिट. सो इसकी सिस्टम की एनर्जी लोअर होगी. यहां अट्रैक्शन, यहां रिपल्शन होगा तो इसकी एनर्जी हायर होगी. सो लाइक चार्जेस, if the like charges are closer, energy of system will be higher, stability will be lower. मतलब कॉमन सेंस लगाओगे तो दिख जाएगा यार. पोटेंशियल एनर्जी से देख लो. क्लियर है यहां तक? बिल्कुल एकदम क्लैरिटी. चलो ग्रेट. यही बच्चों अगर आप 5-6 पॉइंट जितने मैंने बताए अगर आप दिमाग में रखोगे तो रेजोनेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है कैनोनिकल फॉर्म से कोई भी तरह का कंफ्यूजन नहीं आएगा. आ जाओ थोड़े ना डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल में लेता हूं जो थोड़ा इरिटेट करते हैं. कभी आपने नाम सुना है डाइएजोमीथेन का? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दैट? CH2N2.
डाइएजोमीथेन बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, किस लिए? CH2N2 ऐसे बनाते। अब देखो इसके स्ट्रक्चर्स बहुत सारे बनते हैं। क्या एक बार पहले लुईस स्ट्रक्चर बनाओ, देखना चाहता हूं कितने लोग बना पाते। बनाओ बनाओ बनाओ, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। CH2N2 इज डाइएजोमीथेन। लिख भी सकते हो नाम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ये। कोई बताएगा कहां यूज होता है ये? एनीवन? एनीवन? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। चलो चलो चलो, बनाओ 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 फटाफट। ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर। ओवर हो गया? दिखा दो भाई सब लोग अपने स्ट्रक्चर्स, मैं देख लो। अरे बाप रे बाप, ये स्ट्रक्चर बनाया हो तो मजाक कर रहे हो? कौन सा है, थोड़ा अच्छे से बता दो, मुझे समझा दो। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, यही स्ट्रक्चर है बस? तुम बताओ। ऐसा कुछ बना रहे हो? ओ माय गॉड, देख लो, ये है हमारे प्यारे बच्चों की प्रिपरेशन। एग्जाम कुछ दिन में है और स्ट्रक्चर भी ढंग से लुईस स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे हो। अब क्या एक्सपेक्ट करते हो? इस स्टेज में हम आपसे CO2 का लुईस स्ट्रक्चर पूछेंगे, ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ CO2। ऑफ कोर्स द क्वेश्चंस लाइक दिस विल बी आस्क्ड विद यू, है ना? यही एरिया है जहां पे आपका फोकस रहना चाहिए। आ जाओ चलो देखते हैं। डाइएजोमीथेन, ध्यान से देखो, बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो आप N2 ही बना लो, सीधा सीधा N ट्रिपल बॉन्ड N। दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ ड्रॉइंग इट। N2 बना लिया, CH2 बना लिया। अगर आपने मेरे केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर्स अच्छे से सुने हैं ध्यान लगा करके, तो वहां मैंने बताया था कि देखो बेटा, डेटिव बॉन्ड बना सकते हो आप। कब बना सकते हो? जब किसी का ऑक्टेट कंप्लीट हो और बगल में भूखा इंसान दिख रहा हो, 6 इलेक्ट्रॉन वाला। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप सीधा डेटिव बॉन्ड दे सकते हो। दे देने के बाद मैंने क्या बताया था कि आप दे दो, इसको ऐसे दिखाओ या फिर ऐसे दिखाओ, एक ही बात है ना। अब मैं ऐसे लिख दूंगा, ठीक है, या ऐसे दिखाओ, एक ही बात है। याद आ रहा है कुछ याद आया? एरो हटाते हैं तो जिसको दिया आपने उस पे नेगेटिव और जिससे लिया आपने उस पे पॉजिटिव। ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर है, अलग अलग कैनोनिकल फॉर्म नहीं है, दे आर सेम कैनोनिकल फॉर्म। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन थ्रू डेटिव बॉन्ड, एरो रिप्रेजेंटेशन। दिस इज वन ऑफ। अब यहां से देखो आसान क्या हो जाएगा, अब आप रेजोनेंस करा करा के बहुत सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। नहीं, देखो आप ऐसे दिखा सकते हो, यहां पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, यस और नो। अब मैं इसको इधर करूंगा, इसको इधर कर दूंगा, बन गया डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N। ध्यान से, यहां एक लोन पेयर पहले से ही था, तो एक और एक नेगेटिव। अगर आपको पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन दिखाने तो ऐसे दिखा। इज दैट क्लियर? यस और नो? अच्छा, मुझे और कैनोनिकल फॉर्म्स बनाने हो तो मैं क्या करूंगा? और भी अगर बनाने हो तो मैंने आपको बताया था कि पाई को मैं ब्रेक कर सकता हूं प्लस माइनस में, यस और नो? तो मैं काम करता हूं, यहां पाई को ब्रेक कर देता हूं। पाई, अच्छा, हाँ वो हो जाता, अगर इमीडिएट ये बॉन्ड नहीं ब्रेक करते तो हो जाता। मैंने इधर से दिया इसका पॉजिटिव न्यूट्रल, लेकिन ये तुरंत ब्रेक। अच्छा, ब्रेक क्यों करना पड़ा? आई होप आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड्स नहीं बना सकता, सेकंड पीरियड एलिमेंट है ना, इसलिए इमीडिएट। देखो बार बार मैं नहीं बोल रहा हूं, बट आप समझो,
क्रॉस क्वेश्चन आपके दिमाग में चलना चाहिए कि अरे सर ने ऐसा क्यों किया, डायरेक्ट पाई बॉन्ड बना देते ना। तो ये ऐसा आ गया, क्लियर है ना यहां तक। अब मुझे बताओ, मैं चाहूं तो इसको दो तरीके से ब्रेक कर सकता हूं, ये पाई ब्रेक करके यहां नेगेटिव और यहां एक और पॉजिटिव यानी डबल पॉजिटिव ला सकता हूं या नहीं। लेकिन कितने लोग कह रहे हो सर वो बहुत ही खराब चीज होगी, क्यों? एक तो आपने पाई रिड्यूस किया, ऊपर से डबल क्राइम कर दिया। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनका ऑक्टेट अगर आपने डिप्राइव कर दिया ना, तो उससे खराब रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता। उनको मना करते, फॉरबिडन स्ट्रक्चर्स हैं ये सब। मतलब बहुत ही घटिया सेंस है अगर आप उस रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ड्रॉ भी कर रहे हो तो हमारे पास क्या रास्ता है, फिर एक काम करो, कार्बन को डिप्राइव कर दो, नाइट्रोजन को ऐसे ही रहने दो। तो ये पाई बॉन्ड आप ब्रेक कर दो यहां से यहां, सिर्फ यहां से यहां। ठीक, अगर ऐसा करते हो तो क्या बन गया, यहां CH2 पे प्लस, यहां N न्यूट्रल हो गया, और यहां पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन N। ध्यान से देखो, कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। टोटल चार्ज कभी भी नेट नॉन जीरो वैल्यू नहीं आनी चाहिए, क्योंकि CH2N2 इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। वो सारे आपके क्रॉस चेक करने के पैरामीटर्स हैं, एंड आई होप कि आप इस चीज का फॉलो कर रहे होगे। बन गए इतने सारे स्ट्रक्चर, बोलो ये सुनो। अब अगर मैं चाहूं तो इसको ब्रेक कर दूं, लेकिन तुरंत आप समझ रहे हो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का कभी भी नहीं दिखाते, अगर जिस दिन दिख गया ना, उससे ज्यादा खराब स्ट्रक्चर और कोई होगा नहीं। चुपचाप वही आंसर, लीस्ट टेबल जब आए ना क्वेश्चन, कभी आता ना, आइडेंटिफाई द लीस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म, उसमें चेक करो कहीं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव और ऑक्टेट इनकम्प्लीट तो नहीं है। अगर वैसा हो गया, और वो नेचुरली तब होगा जब, समझ गए बात ना, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चलो ये अब इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, 1 2 एंड 3। अब मैं देखूं, ये सब क्वेश्चन थोड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, सिंपल सिंपल तो बता ही दोगे। 1 2 3 में कौन ज्यादा स्टेबल है? सबसे ज्यादा स्टेबल, बोलो भाई सब लोग। सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल सेकंड। अच्छा एक बार देखो तो, नंबर ऑफ पाई इधर कितने हैं? 2 पाई है ना। अरे ये 3 बॉन्ड्स है, ठीक है ना। 2 पाई, इधर कितने पाई है? 2 पाई। इधर कितने पाई है? 1 पाई। तो समझ में आ रहा होगा कि थर्ड बहुत ही बकवास स्ट्रक्चर है सर, थर्ड से तो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होंगे ये दोनों। अब इन दोनों में चेक कर लो, कैसे चेक करोगे कि सर जब पाई सेम हो तो एक बार चेक करो घुमा घुमा करके, सब में चार्जेस तो प्लस माइनस के है ही। फिर क्या आ गया, फिर देख लो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला चीज। सर ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव है, यहां हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव है, तो कौन बेटर हुआ? तो सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। दिस विल बी दी ऑर्डर। ध्यान रखना यहां बहुत बड़ा गैप है इन दोनों में, उसके बाद ठीक है। समझ आ गया? ऐसे न्यूमेरिकल्स भी थोड़े आ सकते हैं जहां पे इस तरह का कुछ चल रहा हो, कॉन्जुगेटेड, जबरदस्त लेवल का कॉन्जुगेशन और NO2 के साथ कॉन्जुगेशन कराते। अब देखो आइडियली यहां डेटिव दिखाते, नहीं दिखाया तो यहां माइनस और यहां प्लस दिखा दो। अरे जैसे मैंने यहां किया, डेटिव नहीं दिखा रहे हो तो आप माइनस प्लस दिखाओ। तो यहां या तो डेटिव दिखा दो NO2 के केस में, या तो फिर प्लस माइनस दिखा दो। दिखा दिया, सबके अपने इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में बना सकते। अगर मैंने ऐसा बना दिया तो मुझे बताओ क्या ये अलाउड है? इज इट अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर? ये सुनो, अरे कैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर है बाबा? गड़बड़ नहीं हो गया ये पूरा का पूरा? ये पूरा का पूरा गड़बड़ नहीं हो गया? अरे देखो ना, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक। समझ गए ना बच्चों? ब्रेक करके कहां लेके जाना पड़ेगा? इमीडिएटली ऊपर। तो ये बन गया माइनस और ये न्यूट्रल, यहां पॉजिटिव। अच्छा कोई पूछे इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल? कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए यार आपको। कोई डाउट है क्या? हाँ, कौन ज्यादा स्टेबल? देखो अब यही इसी चीज पे दिमाग फर्स्ट, यार क्यों डाउट आ रहा है? अरे आप बहुत ज्यादा इधर उधर दिमाग नहीं लगाओ। नंबर ऑफ पाई, पहला रूल वाइज एकदम चलो, 1 2 3 पाई सर, यहां 1 2 पाई। तो पहले दूसरे में तो फर्स्ट, समझ आ रहा है बात, है ना? तो ऐसे मैं इसमें बहुत सारा खेल खेल सकता हूं, ऐसे चलता जाऊंगा मैं, खूब सारे स्ट्रक्चर्स बनते चले जाएंगे। तो इतना बताने का जरूरत नहीं है आई गेस। अब आप लोग कर लोगे, इतना मैंने
दे दिया है आपको काम। चलो ये तो हो गया। चलो डिफरेंट डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म्स की स्टेबिलिटी, है ना, कौन सा कैनोनिकल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम स्टेबल। करेक्ट। तो हो गया भाई रिलेटिव ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल फॉर्म्स। ऐसे ही करके हम सारा चीज देख लेंगे और बताएंगे। इंटरमीडिएट जब आऊंगा तो थोड़ा और इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे, वहां पे कुछ और चीजें इसमें ऐड करेंगे। और एक पार्ट रह गया हमारा क्या, कि रेजोनेंस एनर्जी का कंपैरिजन कैसे करते हैं, रेजोनेंस एनर्जी फॉर अ गिवन मॉलिक्यूल। करेक्ट। तो ये थोड़ा एरोमेटिसिटी देखेंगे तो और ज्यादा फील आएगा इसमें, है ना, पहले उसको देख लेते हैं। एंड द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू रिवाइज इज एरोमेटिक। पहले मुझे बताओ एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको क्लैरिटी तो है ना, कोई भी कंफ्यूजन किसी को है? एरोमेटिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं भाई, कोई बताएगा क्या है ये एरोमेटिसिटी? पहली बात एकदम दिमाग में एकदम क्लैरिटी रहना चाहिए कि सर एरोमेटिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ साइक्लिक मॉलिक्यूल ओनली। कभी सुना है एरोमेटिक मॉलिक्यूल ए साइक्लिक वाला भी हो गया? कभी नहीं, वो सिर्फ साइक्लिक में होता है। मतलब क्या ऐसा खास बात हो गया? नहीं वो तो तुम कंडीशंस बताने लगे ना। एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स, देखो इसका स्टार्ट तो आपको मालूम है कि कहां से हुआ है, राइट। स्टार्ट अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बेंजीन उसका सबसे कोर डिस्कशन का पार्ट रहता है, क्योंकि ये एक तो हमारे सिलेबस में भी है। बेंजीन के बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चर्स हम कितने सारे देखते हैं। पिरिडीन के बारे में सिर्फ एरोमेटिसिटी बताने के लिए, एरोमेटिक है या नहीं। क्या पिरिडीन के रिएक्शंस पढ़ते हो? बेंजीन का पढ़ना होता है ना। पायरॉल का पढ़ते हो? नहीं सर, इक्का दुक्का एग्जाम्पल्स हैं, बस वही पढ़ना होता है। और पढ़ना नहीं होता, वो तो बस एक आइडिया लेने के लिए समझना होता है, राइट। समझ आ रहा है बात? इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे हैं, बेंजीन है, नेफ्थलीन है, फिनेंथ्रीन है, होता है ना। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत ज्यादा है, लेकिन उनमें सिर्फ बेंजीन का हमारा कोर डिस्कशन। तो क्या आखिर एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स, आखिर इनमें क्या खास बात होती है जो बाकियों से इसे अलग बनाता है? तो देखो एक तो आप बात बोलते ही हो, अनडाउटेबली एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स। ये तो क्लियर है, सी बात है। इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे ही बहुत फर्क पड़ता है, इनके मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज में बहुत जबरदस्त लेवल का चेंज है। अच्छा ये बताओ, कभी भी नॉर्मल अल्कीन को देखा है तुमने? तो यहां कोई इलेक्ट्रोफाइल लो तो ये एडिशन रिएक्शन शो करता है, ये सुनो। जैसे मान लो मैंने HCl ले लिया, तो H+ उसका इलेक्ट्रोफाइल है, आएगा अटैक होगा, यहां आएगा, ये डॉट 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 आप करके दिखा दो यहाँ H+, ये ट्रू कार्बोकेटायन बना दो और Cl- को यहाँ अटैक करा के ये बना दो। ये एडिशन रिएक्शन शो करता है। कभी ऐसा चीज यहां होगा कि आपने HCl लिया और ये ब्रेक कर जाए पाई बॉन्ड? नहीं होगा। ये क्या शो करता है कि ये जो पाई का यूनिक कॉम्बिनेशन है ना, ये मॉलिक्यूल नॉर्मली लूज नहीं करना चाहिए। क्या कभी रिएक्ट नहीं करेगा? क्यों नहीं रिएक्ट करेगा यार? हम कंडीशंस ऐसे डाल दें, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स डाल दे तो रिएक्शन करेगा ये। मजबूरी में तो इसको करना ही पड़ेगा, बट नॉर्मली इट रेजिस्ट, इट वांट्स टू रिटेन दोस पाई बॉन्ड्स। तो एक पाई बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? वो एडिशन रिएक्शन शो करता है। ये वाले पाई बॉन्ड एडिशन नहीं, substitution reaction. That's what makes aromatic molecule entirely different from the rest of the pi bond. कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, बाकी सारे में एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या खास बात होती है एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स की? तो सुनते जाओ ध्यान से। डू नॉट वांट्स टू लूज इट्स पाई इलेक्ट्रॉन टेम्पररीली, यस, बट पूरे रिएक्शन में उसकी कोशिश यही रहती है कि कैसे करके उस पाई बॉन्ड को वापस रिटेन कर ले। ठीक है, क्या खास बात होती है भाई एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स की? तो देखो स्टेबिलिटी तो अनडाउटेबली, लेकिन वो स्टेबिलिटी आता कहां से, वही जानना है हमें, है ना। वो स्टेबिलिटी आता कहां से? तो पहले आ जाओ सीख लेते हैं फटाफट जल्दी जल्दी कैसे पहचानते हैं एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स को, फिर आगे चलेंगे। अच्छा स्टार्ट इसका कहां से हुआ था? एरोमा, यानी एरोमा का मतलब क्या होता है? स्वीट स्मेलिंग। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका स्वीट स्मेल हो उसको पुराने टाइम में लोग बोलते थे एरोमेटिक। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलने लगे नेचर में और देखा कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स है जहां पे
स्वीट स्मेलिंग नहीं है फिर भी वो एरोमेटिक है, तो ये पहचान कैसे रहे हैं फिर? एक तो ये क्राइटेरिया जो मैंने बताया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करे पाई बॉन्ड रखते हुए, वो तो प्रैक्टिकल तरीका है। और कोई तरीका है क्या? यस, यस, कोई बताएगा और कौन सा तरीका है? नहीं नहीं नहीं, वो तो चलो डिराइव्ड है, उसको समझाने के लिए। और क्या ऐसी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स? और ऐसी क्या खास बात होती है? इतना ज्यादा फास्ट डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, इतना एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन होता है कि हर एक मॉलिक्यूल अपने आप में छोटे छोटे मैग्नेट्स होते हैं। कभी सुना है आपने बच्चों की ये लूप में अगर कोई करंट फ्लो करे, कोई भी लूप में करंट, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल बन जाता है मैग्नेटिक फील्ड। गलत बोल रहा हूं क्या? मुझे देखो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं है, बट आई कैन कोरिलेट कि ऐसा ही कुछ होता है। क्या डायरेक्शन भी करेक्ट है? ये नॉर्थ एंड साउथ? अरे बोलो यार, तुम लोग मजाक मत करो। ये आई करंट अगर लूप में फ्लो कर रहा हो तो जब बताओ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत एक्सटेंसिवली, अरे अब ध्यान दो यार, हो गया मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन कर रहा हो बहुत फास्ट, तो क्या रिंग करंट नहीं आ गया उसके अंदर? Yes, this is the property which aromatic molecule have, which others don't have. They have ring current, and because of that, every single molecule behaves as a small magnet. बहुत छोटे मैग्नेट, समझ गए ना? अब ये एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन होने के कुछ क्राइटेरिया हैं जिनको हमें समझना पड़ता है, ठीक है? जो फिर से मैं बताऊंगा, जो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूं, हकल रूल दैट हैविंग लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है? वो सिंगल रिंग के लिए वैलिड है, एक्सटेंड करके कुछ और रिंग्स तक हम सोचेंगे, उसके आइडिया को एक्सटेंड करके, बट उसकी वैलिडिटी सिर्फ सिंगल रिंग के लिए है। तो क्या क्या है भाई एरोमेटिक मॉलिक्यूल की कंडीशन? नंबर वन, इस कैसा होना चाहिए बेटा? साइक्लिक। दूसरा क्या? बोलो। हाँ, प्लेनर क्यों होने चाहिए? खुद सोचो, प्लेनर क्यों होने चाहिए? जब प्लेनर होगा ही नहीं तो क्या पाई बॉन्ड बन पाएगा क्या? अरे बाबा, अगर सारे एटम एक ही प्लेन में ना हो, से फॉर एग्जांपल, तो इनके बीच में ये पाई बॉन्ड बनेगा क्या? नहीं, एक प्लेन में एक परपेंडिकुलर हो जाए तो कैसे बनेगा? तो इसलिए मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। बट ये बात ध्यान रखना, ऐसा दिमाग मत लगाना, जैसे कभी कभी ना बच्चे इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं, मान लो यहीं CH3 मैंने लगा दिया, अब आपके दिमाग में अरे सर ये देखो ना यहाँ तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, तो अरे बाबा इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ रिंग के बारे में फोकस करना है। दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक बिकॉज इट हैव एरोमेटिक रिंग ना। एक बार एग्जाम में ऐसे कर दिया था तो सब एकदम परेशान होके आ गए कि अरे सर ये है क्या? ये ऑफ कोर्स एरोमेटिक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये एरोमेटिक है, लेकिन अगर ऐसे कर दे तो क्या ये एरोमेटिक रह गया? अब क्या ये एरोमेटिक रह गया? आंसर है यस, इट इज एरोमेटिक। ओहो, दिस इज एरोमेटिक। ये है ना पार्ट इसके पास, रिंग करंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरे रिंग में चारों तरफ एरोमेटिसिटी दिखना चाहिए। मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक बाबा, यहां से देखो आप बस, ठीक है? बी केयरफुल, ये ऐसे सब चीजें घुमाने के लिए होती हैं। तो साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। बट ये बात समझना, इस प्लेनर के सेंस को समझने की कोशिश करो, रटो मत, रटोगे तो गायब हो जाएगा सब दिमाग। अच्छा, प्लेनर होने के लिए आपको मालूम है कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होना चाहिए ना। किसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं sp3 होना चाहिए? जिन एटम्स के बीच में कॉन्जुगेशन हो रहा है। यहां किनारे वाले से मतलब नहीं है, रिंग के अंदर वालों से मतलब है, जहां पे वो। अच्छा, तीसरा क्या? कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन होना चाहिए। साइक्लिक कॉन्जुगेशन मैं बोल रहा हूं बेटा, यहां पे कॉन्जुगेशन का मतलब होता है एक तरह से इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन थ्रू पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर। फोर्थ, और वो कंडीशन आपको कैसे है ये आपको मालूम होगा कि कैसे पाई रेजोनेंस वाली कंडीशन जो होती है वो यहां पे लगा सकते हो, यहां प्लस हो, माइनस हो, है ना, ये हो, और पाई बॉन्ड हो, अगर ऐसा कुछ भी हो। अच्छा, डॉट क्यों नहीं ले रहे हैं? उसके पीछे कारण है, फोर्थ कंडीशन वो क्या बोलता है कि वो जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना, उनका काउंटिंग या तो वो 2 होने चाहिए, या तो वो 6 होना चाहिए, या तो वो 10 होना चाहिए। ये एक स्पेसिफिक सीरीज फॉलो करे जिसको हम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कौन से पाई इलेक्ट्रॉन? जो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। 4n+2 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन शुड बी देयर रिंग के अंदर। शुड बी।
4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब आ जाओ फटाफट ना चेक करते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं बेटा, यही जो सेट है इसी को क्या बोलते हैं? हकल रूल। मेनली तो इसको डिस्कस करते हैं हकल रूल में, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, हकल रूल। अब मैं आपसे पूछता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे कि आखिर ये हकल रूल का क्या सिग्निफिकेंस है और ये कहां से डिराइव्ड है। तो देखो, इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं। ध्यान से देखो, यहां पे 4n+2 ही क्यों आता है? 4n क्यों नहीं आता है? किसी को आइडिया? एनीवन कैन आंसर दिस? व्हाई इट इज 4n+2 ओनली? कैसे दिमाग में आता है कि ये 4n+2? तो देखो, इसका एप्लीकेशन आपको तब समझ आएगा जब आप इसका एमओटी वाला अप्रोच देखने की कोशिश करोगे, है ना। उसके लिए मैं आपको बस एक हिंट देता हूं, समझ आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी आया तो कोई टेंशन नहीं लेना, इतना भी रहने से काम चल जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ, पहले मॉलिक्यूल्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे। चलो पहले तो पहचान जाओ। अच्छा, ये तो एरोमेटिक का कंडीशन हो गया बेटा। एंटी एरोमेटिक का क्या कंडीशन है? अब आपको समझ आ रहा होगा ना मैंने डॉट क्यों नहीं लिया यहाँ पे, क्योंकि डॉट ले लेता और रेडिकल और वो डिलोकलाइज्ड होता तो कभी भी इवन इलेक्ट्रॉन आते। क्या ये इवन है? 4n+2, इसलिए रेडिकल्स कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकते अगर इनसाइड रेडिकल आ गया है तो, रिंग के अंदर। समझ गए ना? ठीक है। सो अच्छा, एंटी एरोमेटिक देख लेते हैं। अच्छा बच्चों, पहले मैं बता दूं, एंटी एरोमेटिक इज, जितना एरोमेटिसिटी से स्टेबिलिटी आती है उतना ही एंटी एरोमेटिसिटी से और खराब हालत होती है। इसलिए मॉलिक्यूल कभी भी नहीं चाहता है, जब तक उसके पास कोई भी पॉसिबिलिटी है तब तक वो नहीं चाहता है कि वो एंटी बने। उससे ज्यादा बेटर है कि वो नॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। मॉलिक्यूल ऑलवेज प्रिफर्स, अगर एरोमेटिक है तो बेस्ट, नहीं है तो वो नॉन एरोमेटिक में रहे। एंटी एरोमेटिसिटी बहुत ही ज्यादा मुश्किल चीज होती है, इसलिए बहुत मजबूरी आ जाए तभी होता है। तो अभी देखेंगे हम कुछ बहुत रेयर एग्जांपल हैं एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स के ना। चलो, एंटी एरोमेटिक क्या होता है? ये सारे कंडीशन होने चाहिए 1 2 3, बट वहां पे क्या होना चाहिए? 4 वाले में क्या होना चाहिए? 4n पाई इलेक्ट्रॉन। वहां 2 था, यहां 4n है, यानी यहां पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाए या 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाए या 12 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाए तब ऐसा होगा। अच्छा, इन दोनों के बीच वाला केस कौन सा है? नॉन एरोमेटिक। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है बेटा? कभी भी एरोमेटिसिटी आ जाए तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो एरोमेटिक is much more stable than non-aromatic, and non-aromatic is again much more stable than anti। अब आपको थोड़ा ना ये समझ आएगा जब मैं ये 4n and 4n+2 का पीछे का वो सारा चीज डिस्कस करूंगा कि कैसे हुआ है ना। यहां तक क्लियर है? तो पहले कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर मैं उसके एसेंस पे भी आता हूं कि ये 4n+2 कैसे आया है। आ जाओ आ जाओ, देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक मॉलिक्यूल से, एकदम छोटे मॉलिक्यूल से। ध्यान रखना, जब साइक्लिक है ही पहला ही कंडीशन, तो मैं ए साइक्लिक मॉलिक्यूल दे करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले, ये देखो यहां हो गया, फिर कोई चार्ज नहीं, यहां कोई चार्ज मत रखो। ये पहला सेट है ए बी एंड सी। दूसरा सेट 4 मेंबर्ड का ले लेता हूं। 4 मेंबर्ड में एक तो ये बना, दूसरा 4 मेंबर्ड में एक ये बन गया, तीसरा 4 मेंबर्ड में, फटाफट चेक करो, दोनों में नेगेटिव हो गया। इस पे थोड़ा ध्यान दे दो आर्यन, इसको फटाफट सॉल्व करके फिर उसके बाद अपना काम करो। इसको सॉल्व कर लो फटाफट। 5 मेंबर्ड, करेक्ट। एकदम जल्दी जल्दी करना है। यहां तक करो, ये तीनों करो, इसके बाद आगे एक्सटेंड करेंगे, जगह नहीं है ज्यादा। मुझे सबसे पहले इंटरेस्ट किसमें है? ऑफ कोर्स दे आर साइक्लिक एंड यू नो एवरीथिंग ना। मुझे इंटरेस्ट है पाई इलेक्ट्रॉन कितने डिलोकलाइज्ड हैं सभी मॉलिक्यूल्स में, मुझे बता दो।
हो गया, चलो ठीक है। पहले वाले में आ जाओ। पहले वाले में कितने लोग कह रहे हैं कि सर साइक्लिक तो है ही, रूल नंबर 1 इज ओके ना, 1 इज ओके। प्लेनर है, हाँ सर है। कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन चेक कर लेते हैं। डबल सिंगल नेगेटिव, तो यहां से ऐसे घूमेगा, वो बना सकते हो, अगर आपको बनाना हो रेजोनेंस तो बना सकते हो। कंडीशन है ये सर, यहां से यहां आएगा तो ये नेगेटिव यहां हो जाएगा, मतलब वीबीटी के हिसाब से अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो ऐसा हो रहा है। फिर नेगेटिव आ गया, फिर इधर से आएगा, फिर यहां नेगेटिव, और लगातार ऐसे साइक्लिक कॉन्जुगेशन होता रहेगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें टोटल? तो आप ध्यान से देखो, बच्चे गलती क्या करते हैं ना, पाई इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ देखते हैं, वो यहीं से देखते हैं बस। रियलिटी क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन भी पाई इलेक्ट्रॉन ही हो गया है। अब ये इलेक्ट्रॉन भी ऐसे घूम के पाई बॉन्ड बन जा रहा है ना, ऐसे बन गया, अगली बार नेगेटिव, तो ये नेगेटिव जो था वो तो यहां डिलोकलाइज के फॉर्म में हो गया, उसको भी हम डिलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करते हैं, ये ध्यान रखना, ये नेगेटिव वाला भी। सो ये जो भी डिलोकलाइज लोन पेयर हो उसको भी हम पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट कर लेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। सो 2 and 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक। अभी कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं बड़ी इंटरेस्टिंग सी, जो आपको यहां देखने से नहीं मालूम चल रहा होगा। जैसे मुझे बताओ, क्या यहां देखने से आपको मालूम चल रहा है कि ये मॉलिक्यूल में कोई भी तरह का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? क्या इसको देख के मालूम चल रहा है? नहीं मालूम चल रहा है ना। लेकिन जब मैं एमओटी वाला अप्रोच दिखाऊंगा तो आपको क्लियरली दिखेगा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, इसको देख के ये नहीं मालूम चल रहा होगा कि इन दोनों का अलग अलग बॉन्ड लेंथ है, क्योंकि आपको तो पूरा रेजोनेंस दिख रहा होगा, आइडेंटिकल इक्विवेलेंट, बट वहां देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि नहीं, यहां पे अलग अलग लेंथ होंगे, डिफरेंट बॉन्ड लेंथ विल बी देयर। समझ गए बात? क्योंकि मॉलिक्यूल नहीं चाहता है कि वो एंटी एरोमेटिसिटी स्टेज में रहने की कोशिश करे। क्लियर ना? आगे बढ़ते हैं, चलो। ये तो एरोमेटिक दिख गया होगा। कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन है बच्चों, ये बनाते चले जाओगे, आई गेस आप बना लोगे, स्मार्ट हो आप। इसको इधर दिखा दो, यहां बनाए, यहां प्लस आ गया, फिर इसको इधर दिखा दो, ऊपर था ही ना, तो यहां दिखा दो। अपने प्लस को जैसे जहां लोकेट कराना है उसके साथ चलते जाओ, पूरा गोल गोल घूमता रहेगा। साइक्लिक कॉन्जुगेशन। कितने इलेक्ट्रॉन है? तो ये सेट 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 2 में हमारा एरोमेटिक तो होता ही है, क्योंकि 2 हो, 6 हो, 10 हो। यहां पे n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। 0 रखोगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो या तो आप कंपेयर कर लो ऐसे, नहीं तो फिर ऐसे इक्वेट करके देख लो, 4n + 2 इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 कैंसिल, n इज इक्वल टू 0, सो दैट इज वैलिड। वी नीडेड इधर 2 इलेक्ट्रॉन, 6, 10 एंड डॉट 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 लाइक दैट। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये क्या है? ये नॉन है। समझ आ रहा है सबको? तो ये नॉन, ये एरोमेटिक और ये एंटी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? बी। बी विल बी वेरी वेरी स्टेबल, देन सी, एंड दिस विल बी वेरी वेरी स्टेबल, देन ए इज द पैथेटिक फॉर्म। यहां से बेचारे की मजबूरी है, कुछ नहीं कर सकता ये, क्योंकि एंगल ना वो बढ़ा सकता है, घटाने का तो कोई स्कोप ही नहीं है, इतना ऑलरेडी स्ट्रेन में है ना, 60 डिग्री है। वाइब्रेशन देख लो कितना ज्यादा हाई लेवल ऑफ एंगुलर स्ट्रेन है। क्लियर ना? अच्छा, यहां देखो, यहां चेक करो, तो कितने लोग कह रहे हो कि सर कंडीशन वाइज तो दिख रहा है कि मॉलिक्यूल को तो प्लेनर ही है, 4 मेंबर्ड कभी नॉन प्लेनर हो सकता है क्या? ट्राई करता है, ये कोशिश करता है, लेकिन नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर एग्जैक्टली नहीं बन पाएगा। तो यहां पे भी वो सारे कंडीशंस है, तो ये एंटी हो गया। क्यों? क्योंकि 4, अरे वो दिख रहा है ना सबको, कैसे बना लोगे? अरे बाबा, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे बना लेना, बन गया इसका रेजोनेंस, ठीक है। फिर ऐसे घूमते रहो, जैसे बेंजीन के अंदर करते हो साइक्लिक ऑर्डर। ये एंटी हो गया। ये क्या है? देखो, चेक करो तो, ये दोनों को देखो, दोनों देखो, ये क्या है? एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है? ये एरोमेटिक है ना। 2 पे बना लोगे रेजोनेंस? दिखाओ तो एक बार, दिखाओ फटाफट, इसको और इसको दोनों दिखाओ मुझे। चलो, डबल पॉजिटिव वाला देखो, जितने लोगों ने बनाया है चेक करो तो एक बार, कैसे बनाना है। ये सर हमारे पास ऐसा आ गया, यहाँ प्लस है, आप कोई भी एक पॉजिटिव की तरफ मूव करा दो, आपकी मर्जी।
मान लो मुझे इधर की तरफ मूव कराना है तो मैं पाई को इधर मूव कराऊंगा, जैसे ही मूव कराऊंगा वैसे ही लॉस इस वाले कार्बन का होगा, तो यहाँ प्लस, यहाँ पहले से ही था, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर गया तो इसका तो गायब हो गया। फिर उसी ऑर्डर में घूमते रहो, इधर से इधर की तरफ जाओ, ये प्लस गायब हो जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। समझ आ रहा है बात क्या? और ऐसे ही करते जाओगे बच्चों तो वो चलता जाएगा ये साइकिल। फिर इसको यहाँ से यहाँ डाल दो, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ। अब मेरे ख्याल से करोगे तो रिपीट हो जाएगा, बोले बच्चों? फिर करोगे तो ये पूरा एकदम साइकिल में वो कंटिन्यूअसली दिखना चाहिए। एरोमेटिक है ये? यस सर। क्यों? क्योंकि साइक्लिक भी है और बोलो प्लेनर भी है। नंबर 3 कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन भी है। नंबर 4 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी है जो डिलोकलाइज कर रहा है, तो ये एरोमेटिक है। इसमें भी रिंग करंट होगा, ये भी स्मॉल मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा। क्लियर? क्या नेगेटिव में ऐसे नहीं देख लोगे? नेगेटिव का भी बना दो एक बार मेरे लिए फटाफट, एक बना दो, बाकी सब जगहों पे मैं कराऊंगा ही नहीं, मुझे बस देखना है कि आप फ्लो अच्छे से दिखा पा रहे हो क्या। बना लिया? कैसे दिखाओगे भाई? इस बार पाई घुमाएंगे कि नेगेटिव आयन? नेगेटिव आयन को इधर से इधर लेके आओ, तो ये उठ के ब्रेक करके यहां चला जाएगा मजबूरी में, क्योंकि कार्बन पाई बॉन्ड्स नहीं बना सकता है, तो ये यहां पे आ गया, यहां नेगेटिव। अब ऐसे ही आएगा, सब घूमते रहोगे। अब इस बार ये नेगेटिव यहां लेके आओ, बोलो बाबा, तो ये नेगेटिव यहां आ गया। और ऐसे ही चलता रहेगा। समझ आ गया? अब इसको फिर भेजो यहां से यहां, एंड इट विल गो ऑन लाइक दैट। ऐसे ही बनाते जाओ, फिर से साइक्लिक हो जाएगा। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है सर? ये तीनों कंडीशन, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? काउंट करके बताओ कितने हैं। तो सर दोनों के दोनों नेगेटिव जा रहे हैं ना, वो तो ऐसा तो है नहीं कि एक नेगेटिव, क्योंकि जो अपनी जगह फिक्स रह गया सिर्फ उसी को काउंट नहीं करना है, घूम रहा है जो उसको भी काउंट करना है। ठीक है? तो ये सबके सब घूम रहे हैं, देखो कोई भी नेगेटिव अपनी जगह फिक्स नहीं है, हर एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर में सबका पोजीशन चेंज हो रहा है ना। तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 यहां से, 2 यहां से और एक पाई में। पाई में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन मींस एरोमेटिक। तो फर्स्ट इज एंटी एंड सेकेंड इज एरोमेटिक। क्लियर है ना? अब देखो इस मॉलिक्यूल की कुछ प्रॉपर्टीज मैं बता दे रहा हूं, सब लोग एकदम बढ़िया से लिख लो इसको ना, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इन दोनों में? किसमें? इन दोनों का कंपैरिजन करने का कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से, और अगर कर भी रहे हो तो हमारे पास कई सारे पैरामीटर्स है जिस पे कर सकते हैं। है दोनों एरोमेटिक, इसमें इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन ज्यादा है। दूसरी चीज, यहां प्लस डाल देने से आप sp2 बना रहे हो, sp2 बना रहे हो तो आपको अंदर का एंगल कितना चाहिए? 120। तो यहां पे बहुत ज्यादा गैप क्रिएट कर दिया आपने 90 एंड 120 के बीच में। यहां देखो आप sp3 जैसा बना रहे हो नेगेटिव डाल करके, मतलब अगर मैं ऐसे देखने की कोशिश करूं, हालांकि वो भी sp3 है नहीं, बट फिर भी अगर देखो तो समझ आ रहा है बात। तो इसलिए अगर मुझे, हालांकि ये बड़ा वेग सा है कंपैरिजन, लेकिन फिर भी अगर मुझे करना हो तो शायद मैं इसको डोमिनेट कराऊं एज कंपेयर टू दिस, बट स्टिल आई डोंट हैव एनी एक्सपेरिमेंटल बेसिस विद द हेल्प ऑफ विच आई कैन क्लियरली से कि नहीं इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है ना। अगर आप अलग अलग कंपैरिजन करते कि सर 3 मेंबर्ड एंड 5 मेंबर्ड में, 3 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड में बताओ, तो बता सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेन वहां डिक्रीज होता हुआ दिखता है, नंबर ऑफ पाई भी इंक्रीज होते हुए दिखते हैं, है ना।
देखो वही वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये दोनों ही बिल्कुल अलग अलग मॉलिक्यूल्स हो गए ना। आप कौन से वाले केस का बात कर रहे हो, इसका और इसका ना। यहां पॉजिटिव डिलोकलाइजेशन की बात हो रही है, यहां नेगेटिव। कंपैरिजन भी कैसे कर सकते हो? मेरे ख्याल से तो काफी टफ है ये कंपैरिजन, खास करके यहां पे तो ये प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्पर्सन का यहां बात ही कहां आता है, यहां इलेक्ट्रॉन है। तो मेरे ख्याल से ये पूछने के बजाय ये एक ज्यादा वैलिड क्वेश्चन होता कि इन दोनों में रेजोनेंस एनर्जी किसका हायर होगा, किसमें बेटर होगा, और वो भी काफी डिबेटेबल है ना, काफी डिबेटेबल है। तो बहुत क्लियर आंसर आपको यहां पे डायरेक्टली मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है फिलहाल। कोई मान लो कभी वैल्यू अगर मिल गया तो मैं आपको बता सकता हूं, बट अभी तो फिलहाल मेरे पास कोई आंसर ऐसा। ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर मैंने क्या बोला था कि देखो ये एंटी एरोमेटिक तो है, ये तो एंटी है ना, और मैंने बताया था कि कोई भी मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक स्टेट में नहीं रहना चाहता, करेक्ट। अच्छा, एंटी एरोमेटिक होने की वजह से इसकी क्या क्या खराबी है? इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि आपको दिख नहीं रहा है, मतलब ये पैरामैग्नेटिक है। दिखा दूंगा बाद में कैसे होता है। दूसरी चीज, डिफरेंट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, आइडेंटिकल नहीं होता है। करेक्ट ना, ये ध्यान रखोगे। अच्छा, अगर ऐसा है तो इस मॉलिक्यूल को ऐसे विजुलाइज करना ज्यादा अच्छा है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, करेक्ट ना, 2 अनपेयर्ड। इसको ऐसे देखना, जब ऐसे देखोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि वाई दिस मॉलिक्यूल अंडरगो रैपिड डाइमराइजेशन। ये ऑलमोस्ट राइट साइड में ही एग्जिस्ट करता है, डाइमर बन जाएगा। डाइमर बन गया, डाइमर, वेरी रैपिड डाइमराइजेशन, इसलिए इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं, हाईली अनस्टेबल फॉर्म ड्यू टू एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर। ये एटलीस्ट रिलेटिवली उससे ज्यादा स्टेबल है। समझ आ गया? ओके, नाउ लेट्स मूव टू कार्बन नंबर 5। आई होप आपने यहां पे कर लिया होगा। बताओ फर्स्ट क्या है? नॉन एरोमेटिक है, वेरी गुड। सेकंड बताओ। हाँ, ये क्या है? एंटी, अरे बाबा करके बताओ। 2 and 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, एंटी एरोमेटिक हो गया। और ये बताओ, अरे अब तक तो आपको एकदम रट जाना चाहिए बाबा, इसको देखते ही क्लियर होना चाहिए कि एरोमेटिक है, इस लेवल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। 3 मेंबर्ड में पॉजिटिव एरोमेटिक होता है और 5 मेंबर्ड में नेगेटिव एरोमेटिक होता है। इसके इतने सारे एग्जांपल्स आप देखो टाइम के साथ तो आपको खुद ही एक आइडिया लग जाएगा। सो दिस इज एरोमेटिक, इज दैट क्लियर? क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट अब देखते हैं। 6 मेंबर्ड में कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते ही ऑलरेडी, बेंजीन विल बी एरोमेटिक, करेक्ट, ये तो जानते ही हो। चलो इसके एक्सटेंशन के बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल 6 के बाद। अच्छा, इसी 5 में ही अभी और कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। मान लो कि ये बीच में मैं ऑक्सीजन डाल दूं, बीच में मैं सल्फर डाल दूं, बीच में मैं नाइट्रोजन डाल दूं। अच्छा, 6 मेंबर्ड में मैं एक नाइट्रोजन बीच में डाल दूं, या मैं डबल नाइट्रोजन डाल दूं, या मैं 3-3 नाइट्रोजन डाल दूं। और मैं बहुत सारा गेम खेल सकता हूं, आप फटाफट चेक करते चलो, फास्ट चेक करो तो थोड़ा देखो क्या दिमाग लगा सकते हो भाई तुम लोग। देखता हूं कितना दिमाग लगाते हो, चलो गो अहेड।
ये NH 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 है ना, सारे नाइट्रोजन है यहाँ पे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन। चलो ये सब तो कर लिया होगा फटाफट, ये हो गया। फर्स्ट एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, व्हाट इज दिस? कम ऑन गाइस, चलो ठीक है, आई विल गिव यू टाइम ऑन दिस, क्योंकि ये नॉन ट्रेडिशनल एग्जांपल्स हैं। आप बढ़िया से सोच करके बताओ मुझे। आइडियली तो आपको सबके नाम भी याद होने चाहिए, मैंने कॉमन नेम का आपको दिया भी हुआ है। बोलो, फ्यूरान, RANE, NE होता है या N होता है बस, है ना? चेक कर लेना तुम लोग स्पेलिंग, मेरे पे रिलाई मत करो। ये थायोफिन, थायोफिन बोलते हैं, थायोफिन है। ये पाइरोल, ये तो याद होगा। ये पिरिडीन है। उसके बाद बताओ, किसी को कुछ हिंट लग रहा है? इनमें से कोई मॉलिक्यूल ऐसे है जो बायो मॉलिक्यूल्स में भी है? न्यूक्लिक एसिड के कॉम्पोजिशन जब आप निकालते हो तो उसमें DNA RNA मिलता है ना? DNA RNA में एक बेस है जो थोड़ा डिफरेंट होता है, एक में यूरासिल होता है और एक में थायमिन होता है। तो जो 5 बेसेस है ना, उनमें से ये एक, मतलब एक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, ये पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। देखोगे तो दिखेगा, वही है कि थोड़ा सा दिमाग वैसे लगे। हाँ, एनीवे, सो चलो बताओ, फर्स्ट वन इज एरोमेटिक और नॉट? एरोमेटिक और नॉट, कितने लोगों को एरोमेटिक दिख रहा है? रेज योर हैंड everybody, even on online also you are supposed to raise your hand. Those who can see this molecule is aromatic. 1 2 3 4 5 members and ऊपर only 7 members can see that. Okay, great. आ जाओ, reality is yes it is aromatic. कैसे? कई बार ना दिमाग में बच्चे क्या करते हैं, जितने लोन पेयर दिख रहे हैं सबको काउंट कर लेता है। अरे बाबा, डीलोकलाइज तो एक ही होने वाला है। क्या आप इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे? बनाओगे तो यहां प्लस आएगा और यहां क्या आ जाएगा? माइनस। यस और नो? यस और नो? फिर बनाओ इसको, जरा बना के दिखाओ मुझे। मैंने एक स्टेप बना दिया, पूरा बना के दिखाओ तो मुझे फटाफट। क्यों दोनों जाएगा बेटा, बताओ क्यों दोनों जाएगा? खुद सोचो। ये कुछ वैसी वाली बात हो गई ना, आप ऐसी बात कर रहे हो। रुक जाओ, क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब सोचो, ये अगर ये प्लेनर है तो डेफिनेटली अगर sp3 हाइब्रिडाइज है तो एक ऊपर होगा और एक लोन पेयर नीचे की तरफ होगा। अग्रीड? अरे बोलो ये सुनो, यहां पे हमारा ऐसे ऐसे, तब इनमें से कोई एक ही ना पाई बॉन्ड बनाएगा, दोनों के दोनों कैसे पाई बॉन्ड बनाएंगे? समझ आ रहा है ना बात? तो ऑर्बिटल देख करके देखोगे तो दिख जाए। तो इसलिए काउंट आपको पाई में किसको करना है? सिर्फ एक को। तो जब आप एक को करोगे बाकी ये पाई, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आपको दिख जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज, बस ये है कि आपको साइक्लिक कॉन्जुगेशन दिखना चाहिए। दिख रहा है क्या? कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं इसके? बनाओ एक बार, मैं चेक करूं। चार्जेस का ध्यान रखो, प्लस एंड माइनस चार्ज का ध्यान रखो।
कितना आया? 5 बन रहा है। चलो आ जाओ देखते हैं। अब देखो यहां नेगेटिव आ गया, नेगेटिव एंड पाई के बीच में नेगेटिव वी विल डोनेट, इनके बीच में पाई बनेगा और इसका वैलेंसी इंक्रीज कर जाएगा और फिर अब काफी सारे लोग मिस्टेक पता है क्या करते हैं, यहां के बाद वो ये सोचने लग जाते हैं। ध्यान से देखो क्या मिस्टेक हो सकती है। बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं, मतलब ये प्लस और माइनस को गायब करके वहां पाई बॉन्ड बनाते हैं। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक आई गेस आई यू गाइस कैन कोरिलेट, यस और नो। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं। अच्छा सोचो अगर यहां ऑक्सीजन की जगह सल्फर होता तो पॉसिबल था। वो बड़ा यूनिक सा होता है, इसीलिए मालूम है पता है इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? थायोफीन इज हैविंग मोर एरोमेटिक कैरेक्टर एज कंपेयर टू व्हेन इट इज फ्यूरॉन। दिस इज बेटर क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा ये वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा। समझ गए बात ना? करेक्ट, बोलो हो गया। चलो बस उसके बाद क्या है बच्चों, फिर आप इसको इधर करोगे, द मोमेंट यू विल डू लाइक दिस, ऑक्सीजन हैज टू ब्रेक दिस बॉन्ड, तो यहां से यहां आ जाएगा। यहां ऑक्सीजन था, पॉजिटिव अभी भी रह जाएगा क्योंकि एक तरफ से आया एक तरफ से निकल गया। यहां नेगेटिव, ये नेगेटिव है और यहां पाई बॉन्ड। अब आप बनाते चले जाओ, 5 बनेंगे वैसे टोटल। अब देखो ये आपने किया नहीं कि ये फर्स्ट स्ट्रक्चर जैसा हो जाएगा, है ना? तो कितने हो गए? 1 2 3 4। अरे बाबा क्या हो रहा है ये? अच्छा नहीं, पहला वाला, हाँ, या तो फर्स्ट काउंट कर लो या तो लास्ट काउंट कर लो, एक ही बात है। तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, क्लियर? या तो अगर आप पहले ही काउंट कर लिए इसको 1 तो लास्ट वाले को नेग्लेक्ट कर दो, दोनों आइडेंटिकल है। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्लियर है ना? तो क्या इसी हिसाब से समझ आ रहा है कि ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है? कुछ बोलने की जरूरत है? ये एरोमेटिक है क्या मुझे बताओ? हाँ सोच लो, एरोमेटिक है। क्या रीजन है उसका? कि सर जो नाइट्रोजन है ना पिरिडीन का, वो डिलोकलाइज ही नहीं होता है, सॉरी उसका जो लोन पेयर है वो डिलोकलाइज होता ही नहीं, क्योंकि ये sp2 में है सर और इनके ऑर्बिटल्स p वाले हैं, ये परपेंडिकुलर हो गया तो पाई ही नहीं बना सकता उसके साथ। पाई बनाने के लिए ऐसे ही अलाइन होना चाहिए ना, बिल्कुल ऐसे ही रहना चाहिए तब तो बनाता। सो बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर दैट्स व्हाई इट वोंट बी डिलोकलाइजिंग इन दैट, और ये डिलोकलाइज नहीं हो रहा है तो ये लोन पेयर को हम पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काउंट नहीं करेंगे, वी विल सिंपली यूज देम। तो सिर्फ इनका यूज करेंगे तो हमारे पास है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये एरोमेटिक है, क्लियर? वैसे बेटा यहां पे भी डबल जो नाइट्रोजन लगे हैं ये दोनों का ही अपना लोन पेयर उनके पास ही है, ये रिंग का पार्ट नहीं बन रहा है, तो इसलिए अभी भी इनके पास 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी एरोमेटिक है ना? ये भी एरोमेटिक है, सबके सब एरोमेटिक है, दिस ऑल्सो दिस ऑल्सो। और अगर आपसे पूछूं मैं तो ध्यान से देखो, अगर पायरॉल में मैं थोड़ा बहुत दिमाग लगा देता ना तो भी आपको समझ जाना चाहिए था कि बस मैं खेल रहा हूं थोड़ा इसके साथ ना। ये क्या एरोमेटिक है क्या? देख के बताओ, क्या ये एरोमेटिक है? सोच के बताओ, इज इट एरोमेटिक? तो देखो यहां पे पहले तो ये चेक कर लो कौन कौन डिलोकलाइज करेगा। तो देखो ये पाई यहां सिंगल और ये लोन पेयर लग रहा है डिलोकलाइज होगा, लेकिन चेक करो इसका हाइब्रिडेशन sp2 नहीं करेगा सर, नहीं करने वाला, दिस विल नॉट डिलोकलाइज। ये देखो करेगा क्या? हाँ सर ये करता है, दिस विल डिलोकलाइज। सो अब देखो 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही है तो ये डमी इलेक्ट्रॉन जैसे,
अरे ऐसे समझ लो ना बाबा, जहां नाइट्रोजन लगा हो और इमीडिएटली पाई बॉन्ड हो, वो लोन पेयर कभी भी नहीं जाएगा। यहां इमीडिएट पाई बॉन्ड नहीं है, एक छोड़ करके, यहां पाई बॉन्ड तुरंत लगा हुआ है, sp2 हाइब्रिडाइज। रीजन क्या है, समझ में आ गया, वो सेम प्लेन में ही मिल जाएगा। ये सो नो, क्लियर है यहां तक? चलो ग्रेट, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको आई गेस हो गए, बस ये दोनों मुझे समझा दो। बताओ, एरोमेटिक और नॉट? बिना टॉटोमेरिज्म कराए बाबा, मॉलिक्यूल दिया है तो बस मैं मॉलिक्यूल पूछ रहा हूं। डोंट डू टॉटोमेरिज्म हियर। आ गया? बताओ क्या है ये, एरोमेटिक है या नहीं? आर्यन बोलिए बच्चों, इज इट एरोमेटिक और नॉट? कितने लोगों को एरोमेटिक दिख रहा है? अरे यार, कितने लोगों को एरोमेटिक दिख रहा है? हाथ उठाओ। दिख रहा है? एरोमेटिक दिख रहा है बच्चों? एरोमेटिक है। कैसे? सर ये पहले एक काम करो ना, ये लोन पेयर और ये जो था इसका रेजोनेंस करा दो। करा दोगे तो कैसा बन जाएगा? अब ध्यान से देखो, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ O माइनस और ये NH पे पॉजिटिव। अब कितने लोगों को क्लियरली दिख रहा है एरोमेटिक? रिंग को देखो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, दिस इज एरोमेटिक। और ऐसे ही यहां भी कितने लोग देख पा रहे हो कि अब सर यहां से सारे लोन पेयर्स ना, इसको करा दो, ये वाला लोन पेयर यहां भेज दो, ये वाला लोन पेयर यहां भेज दो। भेजोगे जब तो आप स्ट्रक्चर बना करके देख लो, अंदर पूरा बेंजीन जैसा कोर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएगा। ठीक है? कहां पे? नहीं बाबा, बहुत दूर है, बहुत बहुत दूर है। वैसे भी इनमें 1 2 3 4 मेंबर्ड का कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबल होता ही नहीं। क्लियर? ओके, चलो ठीक है। सो वी आर डन विद एरोमेटिक। अभी कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर खत्म कर देते हैं इसको। जैसे ये देखो, ये हमारा बेंजीन है, और एक ले लेता हूं, इसका नाम क्या है, कोई बताएगा? बोलो। यस, ये बेंजीन है, ये नैफ्थलीन है। पता नहीं स्पेलिंग क्या है, भगवान भरोसे है। ठीक है, सही है। LEN नहीं होता है? चलो जो भी हो। अच्छा, उसके बाद ये क्या है? ये एंथ्रासीन है, ये एंथ्रासीन है, बोलो ना बाबा। ये क्या है? क्या कर रहे हो तुम लोग, पढ़ाई वढ़ाई हो रही है? ऊपर कर दो नीचे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही बात है बच्चों। बताओ।
बेंजीन, नैफ्थलीन, दिस इज एंथ्रासीन, दिस इज फिनेंथ्रीन, फिनेंथ्रीन। सबके सब एरोमेटिक है? सबके सब एरोमेटिक है? बोलो। अच्छा चलो, अब एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, थोड़ा एंजॉय करना है इसको। देखते हैं, अभी घबराओ मत। कुछ गड़बड़ हुआ क्या पाई में? नहीं, सही है, करेक्ट। कैन यू टेल मी अबाउट दिस मॉलिक्यूल, इज इट एरोमेटिक और नॉट? हाँ, एरोमेटिक है या नहीं? चलो आओ देखते हैं, समझते हैं थोड़ा ना, थोड़े एग्जांपल से। पहली बात तो जो हमने सीखा है बेटा कि रिंग करंट होना चाहिए, यही सीखा ना भाई, एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स के पास रिंग करंट जैसा चीज होना चाहिए। उसके लिए क्या है कि हमने अभी तक सिंगल रिंग वाले सारे कंपाउंड देखे और हमने देखा कि कैसे साइक्लिक डीलोकलाइजेशन, एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन क्रिएट्स है। यहां प्रॉब्लम क्या है, अगर आप ऐसे सोचने लगो कि सर कुछ ऐसा हो रहा है यहां पे, ये तो क्लियर है, यहां पे ऐसे ऐसे घूम रहा है, यहां नहीं जा रहा है, तो बड़ा अजीब सा नहीं हो जाएगा? तो पेरिफेरल देखना है, और पेरिफेरल के लिए दिस इज वन ऑफ द कैनोनिकल फॉर्म, द अदर वन इज वी कैन ड्रॉ लाइक दिस। हालांकि इसके बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इस पे भी कदार क्वेश्चन पूछ देता है। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा कितने लोग कर रहे हैं, जैसा इधर बनाया था वैसा ही यहां बना दो थर्ड वाले में। समझ गए ना? इधर वाले रिंग को आप एरोमेटिक बना दो। समझ गए बच्चों? अच्छे वाले रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं ना। फिलहाल अब मुझे ये बताओ, यहां पे इस वाले केस में अभी बस इन्हीं दोनों की बात कर लेता हूं। अभी कितने लोग कह रहे हैं यहां देखो तो सर ये पेरिफेरी जैसा बन रहा है, मतलब कुछ ऐसा हो रहा है, बन गया ना पेरिफेरल। आप काउंट करो तो टोटल 2 4 6 8 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये बीच में मत समझो कि कोई रिंग है ना, वैसा पूरा किनारे किनारे से सोचो तो आपको दिखेगा, तब वैसे वैसे एक्सटेंड करके हम सोच सकते हैं। ऐसे सब में कर लोगे, देखो इसको घुमा लो तो यहां से यहां तक का पूरा एक पेरिफेरी बन जाएगा। अगर कोई पूछे कि ज्यादा अच्छा पर रिंग किस में एरोमेटिक कैरेक्टर ज्यादा बढ़िया है, तो ऑफ कोर्स यहां पे देखो ये डिवाइड हो रही है यार, यहां पे और ज्यादा डिवाइड हो रहा है। सबसे बेस्ट कौन सा है? बेंजीन, प्योर एरोमेटिक, कोई हिंड्रेंस नहीं, कहीं नहीं जाना है उसको, अपने ही रिंग में से घूमता रहे। फिर ये दोनों स्ट्रक्चर को तो चलो इनमें और इनमें देखो, यहां देखो एक रिंग है जो कि एरोमेटिक है, यहां एक रिंग है, एक रिंग इसका, मतलब अगर मान लो इसको मैं यहीं डिलोकलाइज करा दूं, यहां जाने ही ना दूं, तो ये एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक जैसा। यहां एक रिंग एरोमेटिक, दो नॉन एरोमेटिक जैसे बन जा रहे हैं, है ना। लेकिन ये एक ऐसा केस है जहां पे दो दो एरोमेटिक बन रहे हैं, करेक्ट। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो अनडाउटेबली बेंजीन होता है, पर रिंग अगर मैं काउंट करूं तो। स्टेबिलिटी का यहां सेंस है, ज्यादा एक्यूरेट वर्ड ये है, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग सबसे अच्छी किसकी होती है? बेंजीन की। समझ आया? क्लियर है? उसके बाद ये दोनों में कंपैरिजन करना हो तो दिस इज बेटर देन दिस, और इन तीनों का कंपैरिजन करना हो, इनका इनका इनका, तो बड़ा सिंपल सा है, सबसे ज्यादा पर रिंग इसका, फिर ये। अच्छा पर रिंग ना ध्यान देना हो तो रेजोनेंस एनर्जी ऑफ कोर्स यार सबसे ज्यादा इसी का होगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। जितने कॉन्जुगेशन आप एक्सटेंड कराओगे उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ता जाएगा, लेकिन पर रिंग की बात करूं तो सबसे अच्छा बेंजीन होगा। क्लियर? यहां तक क्लियर है? चलो ग्रेट। ये बता दो मुझे, बोलो कैसे है? अभी ये देखो
2 4 6 8 10 12 14 16 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। 4n + 2 = 16। क्या ये होल्ड कर रहा है? नहीं कर रहा है ना? क्या? तो फिर ये कैसे एरोमेटिक है? अच्छा ये भाई ऐसे यहां पे काउंट करो, 6 था, यहां 10 है, यहां कितने हैं? 14 है। कहां 7 है? 1 2 3 4 5 6 7 8। सेंटर वाला कंट्रीब्यूट नहीं करता है। ये एक्चुअल में ऐसा है ही नहीं। ये 4n + 2 को क्या करने की कोशिश करेगा? ये 14 रख लेगा। आप कहोगे ये कैसे हो गया सर, क्या मजाक है ये? क्योंकि अरे ऐसा थोड़ी ना मैंने बोला कि पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। कौन से पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं? डीलोकलाइज। अच्छा बताओ, मॉलिक्यूल को कहीं से एरोमेटिक कैरेक्टर मिल रहा हो और किसी पाई को वहां रहने से उसे प्रॉब्लम है, तो उसको क्या करेगा? बोलेगा तू अपने जगह पड़ा रहे, तेरे से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो सिर्फ पेरिफेरल होता है, यहां से यहां से यहां से, ऐसे एक्सपेंसिव। समझ गए बात? इसलिए अगर तुम इसको रिड्यूस कराओगे ना, हाइड्रोजन निकल, बिना कोई स्ट्रॉन्ग कंडीशन दिए हुए, सबसे पहले यही गायब हो जाएगा। बीच वाला गायब होके वहां हाइड्रोजन हाइड्रोजन लग जाएगा। समझ गए ना बात? सो दिस पाई बॉन्ड विल बी रिड्यूस सो रैपिडली। दिस इज एरोमेटिक माय डियर, दिस इज एरोमेटिक। दिस पाई बॉन्ड इज स्टैटिक नॉट पार्टिसिपेटिंग। ये लिख लेना बात, दिस इज स्टैटिक नॉट पार्टिसिपेटिंग, दिस वन नॉट पार्टिसिपेटिंग इन delocalization. क्लियर? सो दिस इज एरोमेटिक। सो ऐसे करके आप चल सकते हो। थोड़ा देखो, अब आ जाओ ना, मैं रिंग के बारे में और थोड़ा अच्छे से बात कर लूं। हमने अभी तक 6 तक रुक गए ना। 7 मेंबर्ड में ये बताओ, ये एरोमेटिक है क्या? 7 मेंबर्ड की मैं बात करूं, थोड़ा सा एनालिसिस करा दूं बढ़िया से। ये तीनों के तीनों में एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक, क्या है? आर्यन बताओ। ये तीनों में 7 मेंबर्ड वाले में मैं चला गया। इसके बाद 8 मेंबर्ड में भी मैं चला जाता हूं। 8 मेंबर्ड में ढंग से बनाना, ये बनता नहीं है नोटबुक में। सिक्स बनाने की इतनी आदत हो चुकी होती है कि 8 वाला आता है, गलती से वहीं पे टपक गया था। करो, ये एरोमेटिक है, ये क्या है फिर? नॉन एरोमेटिक। वेरी गुड, समझ में तो आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत है नहीं। ये बताओ, ये तो एरोमेटिक दिख रहा होगा, क्लियर ना? अरे इन सब में बॉन्ड ऑर्डर निकालना जानते हो ना तुम लोग? अगर मैं पूछूं कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो कैसे निकालते हो? कि भाई जब भी आप इनके हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या हो रहा है? बेसिकली ये पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहा है, सिग्मा तो अपना फिक्स ही है। कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो सिग्मा प्लस पाई, कभी भी बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ इफेक्टिव बॉन्ड्स। और बॉन्ड क्या बनता है? या तो सिग्मा बनता है या पाई बनता है। सिग्मा देखो आप हमेशा फिक्स रहता है, पाई ही घूम रहा है इधर उधर, तो सिग्मा इज ऑलवेज 1। पाई कितना आने वाला है? तो पाई बोलोगे ये तीनों है ना, तीनों के तीनों पूरे 7 सेंटर्स पे घूम रहे हैं यूनिफॉर्मली। एक्सटेंसिव डिलोकलाइजेशन हो रहा है ना, ऑल 7 सेंटर्स पे ये बहुत रैपिड घूम रहा है। तो 3 पाई बॉन्ड डिवाइडेड बाई 7 सेंटर्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो पाई हर एक सेंटर पे कितना रह गया? 3/7। अरे समझ आ रहा है क्या बात? ये 10/7 विल बी दी बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा ऐसे ही कोई आपसे पूछता कि ये बताओ इसके बॉन्ड ऑर्डर बता दो, तो आप बोलते सर घुमा दो पूरा पूरा यूनिफॉर्मली। अच्छा ये सब चीजें और जगहों पे मत लगा देना, क्योंकि ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इसलिए हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल पा रहे हैं। ठीक है, ये मैंने बताया था शायद, मुझे याद है। हाँ ये बताओ बीच वाला क्या है? देखो जिनको एंटी दिख रहा है वो किससे काउंट कर रहे हैं? 2 4 6 एंड 8 पाई इलेक्ट्रॉन से। जिनको नॉन दिख रहा है
क्यों नॉन दिख रहा है भाई? देखो अप टू 5 मेंबर तो मजबूरी होती है, वो प्लेन में ही रहता है, उसके पास कोई चारा नहीं है। जो भी 7 मेंबर्ड वाले आ गए उनमें इंटरनल एंगल निकाल करके देखो कितना आएगा 7 मेंबर्ड में, 135 आएगा, करके देख लो। 135 नहीं तो कुछ ज्यादा ही, मतलब सॉरी 135 शायद 8 मेंबर्ड में आएगा, करके देखो कैसे निकालते हैं इंटरनल। थीटा इनसाइड वाला अगर रेगुलर पॉलीगन हो तो n-2 जितने उसके साइड्स हो डिवाइडेड बाई n इंटू 180, यही होता है ना बाबा एक्सप्रेशन। तो ये कितना आ गया 7 - 2 बाई 7 इंटू 180, कितना आ रहा है चेक करो तो, 5/7 इंटू 180 कितना आ रहा है? हाँ देख लो बाबा, तुम लोग बता दो, मतलब 130 के आसपास ना। अब सोचो हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 है, एंगल कितना चाहिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से 120, एंगल 130 के नजदीक जा रहा है, तो मॉलिक्यूल उसको ट्विस्ट एंड बेंड तो कर सकता है, ज्यादा एंगल को कम कर सकता है वो बेंडिंग से। और ये जब भी ट्विस्ट एंड बेंड करता है तो ये नॉन प्लेनर हो जाता है। और उसके लिए इसकी अच्छी बात या खराब बात? अच्छी बात ना, क्योंकि ये कभी नहीं चाहता है कि एंटी बने। जब जब इसे मौका मिलेगा कि मैं एंटी ना बनूं तो ये कोई ना कोई बहाने ढूंढ करके इधर चला आएगा। लेकिन 4 मेंबर्ड, 3 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड में उसमें कोई बहाना ही नहीं लगता है, क्योंकि उनको तो एंगल बढ़ाने हैं, बढ़ा तो सकता ही नहीं, उसके लिए तो बॉन्ड ही ब्रेक करना पड़ेगा। इसलिए हायर जितने भी हैं वो सब के सब एंटी नहीं होते, क्या होते हैं? नॉन हो जाते हैं। सो दिस इज नॉन एरोमेटिक, नॉट एंटी, दिस इज नॉन एरोमेटिक। ये बताओ, अब आपको यहां पे भी समझ में आ गया होगा। फिर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है जल्दी बोलो? 2, 4, 6, 8। तो दिमाग में आ रहा होगा एंटी बनेगा, है ना? बट ये नॉन बन जाता है क्योंकि फिर से एंगल ज्यादा हो गया, यहां तो 135 हो गया। तो इसका मतलब ये क्या करेगा? पकड़ कर जाएगा। पकड़ करके मालूम है कैसे बनता है? ये टब शेप में होता है। टब शेप में, बोर्ड जैसा स्ट्रक्चर समझो, टब शेप में होता है। अच्छा, ऐसा होने से क्या गड़बड़ी है इसमें? डिफरेंट बॉन्ड लेंथ मिलते हैं, इसका लेंथ अलग और इसका लेंथ अलग, क्योंकि कॉन्जुगेशन होता है तो सबके लेंथ आइडेंटिकल हो जाता है। डिफरेंट बॉन्ड लेंथ, डिफरेंट बॉन्ड ऑर्डर, करेक्ट ना? अच्छा 8 के बाद देखो, आ जाओ 9 का तो कोई मतलब है नहीं, है ना? अब 10 का देख लेते हैं। 10 बनाएंगे तो कैसे बनेगा? देखो 10 बनाने का अच्छा तरीका ये है, ऐसे बना दो। बन गया 10। देखो काउंट करो। अरे बाबा 2 बेंजीन रिंग यार, वही बना देना है, ये बना देना है बस। इसका मैंने क्या कर दिया ना, ये वाला गायब कर दिया बस। 10 हो गया ना? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन गया। अब इसमें मैं पाई डाल देता हूं, बताओ ये एरोमेटिक है? अच्छा पता है इनको क्या बोलते हैं? ऐसे न्यूट्रल रिंग जिनमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड, साइक्लिक मॉलिक्यूल जिनमें अल्टरनेट डबल सिंगल का कॉम्बिनेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? बोलो बोलो बाबा, एनीबॉडी? अरे इन सबको एक क्लास ऑफ मॉलिक्यूल बोलते हैं। कोई आइडिया? एक बार एनुलीन चेक करो, एनुलीन, चेक इट आउट। एनुलीन, एनुलीन ही बोलते हैं। क्लास ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच आर साइक्लिक एंड हैविंग अल्टरनेट डबल बॉन्ड।
कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन, येस और नो? चेक करो, एनुलिन आ गया। एनुलिन, तो ये कौन सा एनुलिन है? इसको बोलते हैं एनुलिन। देखो कितने कार्बन है इसमें, कितने कार्बन है? 10, तो एनुलिन 10 है ये। तो ऐसे लिख के आता है एग्जाम में, एनुलिन 10, एनुलिन 12। ये कौन सा था? एनुलिन 8 है ये। बेंजीन क्या होता है? एनुलिन 6। एनुलिन 4 का मतलब क्या है? ये वाला मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कार्बन विच इज इवन नंबर में ही रखना है, ऑड वाले नहीं होते एनुलिन, ठीक है? एनुलिन हो गया, ये सब हो गया। मुझे बताओ ये एरोमेटिक है? चेक करके बताओ, चेक करके बताओ। कैन एनीवन चेक द लेंथ ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ? मुझे बताओ, जल्दी बताओ, बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, टेंटेटिव आइडिया। लेंथ ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, अरे बाबा बॉन्ड लेंथ कितना आ रहा है? कितना? 0.09 एंगस्ट्रॉम। चलो आई विल रीवेरीफाई इट। और मुझे बताओ कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ कितना होता है? 153 पिकोमीटर। अच्छा चलो, इसका मतलब 1.53 एंगस्ट्रॉम ना। देखो मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूं पता है, बड़ा ही अजीब सा होता है कि आप एनुलिन 10 में वो सारे कैरेक्टर हैं किसके? एरोमेटिक बनने के। हर जगह sp2 हाइब्रिडाइज्ड है कि नहीं बोलो? और इलेक्ट्रॉन भी देखो, और कोई बहाना भी नहीं बना सकता है, हो सकता है क्या कुछ भी, लेकिन फिर भी ये नॉन एरोमेटिक होता है। अब ये समझ नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। उसके लिए मैंने ये पूछा था कि आप बॉन्ड लेंथ देखो, क्योंकि तब आपको आइडिया लगेगा। देखो बताओ, अगर इसको सभी पाई इलेक्ट्रॉन को ऐसे घूमना है तो कितने लोग कह रहे हैं कि इसी प्लेन में लगभग लगभग रहना पड़ेगा, ये सुनो। और इस प्लेन में रहने के लिए ये जरूरी है कि ऐसा ही स्ट्रक्चर आना पड़ेगा। और अगर ऐसा स्ट्रक्चर आना पड़ेगा और कार्बन का हाइड्रोजन के साथ यहां बॉन्ड है, तो कितने लोग कह रहे हैं कि ये पेनिट्रेट कर जाएंगे, क्योंकि कार्बन टू कार्बन का अगर लेंथ में देखूं तो 1.53 आ रहा है, जबकि कार्बन हाइड्रोजन का लेंथ 1.09 एंगस्ट्रॉम। एक दूसरे को पेनिट्रेट नहीं कर रहे हैं, तो पेनिट्रेट करना कभी भी उसको प्लेनर रहने देगा नहीं, इसलिए ये ऊपर और ये नीचे चला जाता है, नॉन प्लेनर हो जाता है मजबूरी में, क्योंकि दो हाइड्रोजन ऐसे रह ही नहीं सकते बाबा। ये ऐसी वाली बात हो गई कि दोनों एक दूसरे को पेनिट्रेट करने की। अरे समझ पा रहे हो क्या बात मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, नहीं समझ आया? समझ आ गया? ग्रेट। सो दीज टू हाइड्रोजन कैन नॉट पेनिट्रेट ईच अदर ना, नेक्स्ट लेवल का रिपल्शन आ जाएगा उनमें, तो इसके वजह से वो दूसरे डायरेक्शन में रिंग को ही पूरा मोड़ देते हैं, ये नीचे और ये ऊपर की तरफ। समझ गए बात? तो नॉन प्लेनर रिंग हो जाता है बिकॉज ऑफ दीज हाइड्रोजन। अच्छा, अगर मान लो ये दो हाइड्रोजन हटा के मैं कोई तीसरा आइटम बीच में डाल दूं जो रिंग के जैसा आ जाए, तो एरोमेटिक बन जाता है, तो एरोमेटिक बन जाएगा। अगर आपने ना बीच में कोई आइटम डाल दिया, जैसे ये डाल दो, देखने से तो लगेगा कि अरे भाई क्या वियर्ड सा काम कर दिया, लेकिन दिस इज एरोमेटिक, क्योंकि अब वो पेनिट्रेटिंग वाला बात ही नहीं रहा, अब वो ऑक्सीजन एक जंक्शन की तरह लग गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए ना बच्चों? यहां पे ये लगाओ, यहां CH2 लगाओ, कुछ भी लगाओ, दिस विल बिकम एरोमेटिक। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, क्योंकि ये अपने आप में एक ऐसा केस है जहां सारा कंडीशन होते हुए भी वो नॉन एरोमेटिक हो गया। और डेराइव्ड केसेस तो और डेंजरस लगते हैं देखने में कि अरे यार ये क्या बन गया, ये कैसे एरोमेटिक होगा। ये एरोमेटिक है क्योंकि इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है जो यहां पे थी। इज दैट क्लियर? वहां O डाल दो बेटा, CH2 डाल दो, वहां कई सारे कार्बन डाल दो, डजंट मैटर, ठीक है, दैट इज एरोमेटिक। क्लियर? तो ऐसे ही 12 आपको मालूम है नॉन एरोमेटिक होगा। तो जब ये रिंग बढ़ करके 18 वाले साइज, सॉरी वो आगे का मतलब 14 में भी मुझे बहुत श्योरिटी नहीं है कि वो होगा या नहीं, लेकिन आगे करोगे तो हो जाएगा ना, आगे करोगे तो हो जाएगा।
उसके अंदर भी, इसके बाद वाले में भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन की प्रॉब्लम आती है। ऐसे कुछ बनाना पड़ेगा, वो स्ट्रक्चर जितना बड़ा होता जाता है उतना कॉम्प्लिकेटेड होता है ड्रॉ करने में ना। वहां पे भी हाइड्रोजन का कोई ना कोई प्रॉब्लम आता ही, उसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर एक बीच में बनता है जिसमें ये हाइड्रोजन की प्रॉब्लम आ जाती है ना। तो उसके बाद वाला, मतलब मुझे जहां तक अगर सही मुझे ध्यान है तो आई थिंक ये और इसके नेक्स्ट वाला जो एरोमेटिक है, ये 10 है ना, 10 के बाद कौन सा आएगा? 14 आएगा नेक्स्ट एरोमेटिक। अरे बाबा 10 के बाद कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 14 है ना। तो 14 वाले में भी प्रॉब्लम होता है। 18 ऑनवर्ड्स आई थिंक इट इज ओके। 18 तो पक्का ही एरोमेटिक है। एनुलिन 18 इज एरोमेटिक। ये 10 एंड 14 में ही प्रॉब्लम है। 10 तो मैंने दिखा दिया, 14 का एक बार आप बुक से चेक कर लेना कहीं ना कहीं से। आप एरोमेटिक है? नहीं, चेक कर लेना तुम लोग। मैं मतलब बहुत श्योर नहीं हूं, बट मुझे लगता है कि वहां पे भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है। 18 ऑनवर्ड्स इट इज कंफर्म। तो एक ही बीच में है केस जिसको आप वो देख सकते हो ना। हाँ हाँ बाबा, हो गया ना। एरोमेटिसिटी वी आर डन विथ, ठीक है। तो चलो एरोमेटिसिटी के बारे में जितनी स्टोरीज थी, अब आ जाओ ये 4n+2 का लॉजिक समझते हैं, आखिर आया कहां से। ठीक है, ये चीज समझना है और इसके बाद मैं ब्रेक दे दूंगा तुम लोगों को। क्लियर? चलो देखो, इसके लिए समझो फ्रोस्ट डायग्राम बनाना है ना। अब वो समझने से पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं कि बच्चों, जब भी दो ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या क्या बनता है? एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग बनता है या नहीं? एंटी बॉन्डिंग, ये सुनो। और बॉन्डिंग में आपको मालूम है, पाई बनाने की मैं बात कर रहा हूं तो बॉन्डिंग है। क्लियर? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के हिसाब से कि यहां पे आप ध्यान से देखो तो 6, ध्यान से समझना, 1 2 3 4 5 6 ऑल एटम हैव पार्टिसिपेटेड देयर पी, क्योंकि सबका sp2 होता है। ये सुनो, सब जगह पे अरे पाई बॉन्ड है ना बाबा, सब अपने पी यूज कर रहे हैं। तो अब यहां पे 6p ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होंगे? 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अरे बाबा, जितने कंबाइन करते हैं ऑर्बिटल उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होते हैं। क्लियर ना? मैं यहां पे इंटरेस्टेड नहीं हूं उनके एनर्जीज को उनके शेप को दिखाने के लिए, यहां तो फिर भी मैंने दिखा दिया आपको कि ऐसा दिखेगा, लेकिन उनमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा आपके लिए। तो आप सिर्फ एनर्जी देख लो कैसे दिखाना है। तो एनर्जी के लिए बोलते हैं कि मॉलिक्यूल को ऐसे रिप्रेजेंट करो ना कि शार्प जो एंड हो, जो चुभने वाला एंड हो, उसको एकदम बॉटम पे रखो, और जितने जगहों पे कार्बन की लेवल्स है उन जगहों पे आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एनर्जी देख लो। जैसे पहली जो एनर्जी होगी वो यहां होगी एट दिस लेवल, उसके ऊपर देखो डबल कार्बन थे, तो दूसरे एंड तीसरे एनर्जीज यहां होंगे। ये कौन से एनर्जी है? दीज आर एमओज, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। फिर ये और ये आया एक ही लेवल पे, तो इनकी एनर्जीज ये, फिर ये है। अच्छा बच्चों, क्लियर है? ये सारे के सारे क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और ऊपर वाले क्या हो गए? एंटी बॉन्डिंग। तो 6 ऑर्बिटल ओवरलैप हुए तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने, उसमें से 3 बॉन्डिंग हो गया और 3 एंटी बॉन्डिंग। क्लियर है ना? अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना स्टार्ट करो। कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना। खुद सोचो, 1 2 3 4। ध्यान से देखो, मैं एंटी एरोमेटिसिटी वाले मॉलिक्यूल्स में मैं क्यों बोल रहा था कि वहां पे पैरामैग्नेटिक है। अब क्लियर हो गया? जब आप 4 वाले ऐसे बनाओगे, ऐसे ही 4 वाले जब बनाओगे तो एक, फिर 2 लेवल, फिर एक, ऐसे ही बनेगा ना बाबा। तो 1 2 3 एंड 4 दिख रहा है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए मैंने बताया था कि दैट इज पैरामैग्नेटिक। क्लियर है? अब कोई डाउट नहीं है? ठीक है। अब देखो 5 एंड 6, देखो पूरा कंप्लीट लूप हो गया। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है और बॉन्डिंग पूरा कंप्लीट है, तो स्टेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी? एंटी वाले में क्या हो रहा होगा? या तो यहां 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे या इसके ऊपर जंप करके यहां पहुंच गया होगा, तो स्टेबिलिटी कम आ गई। तो बिकॉज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक क्लोज्ड लूप की तरह रहता है और सारे के सारे बॉन्डिंग में हमारे रहते हैं, इस वजह से वो क्या हो गया। क्लियर है?
नाउ व्हाई वी आर गेटिंग 4n + 2, यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद हर लेवल पे 2-2 हैं, ये सुनो, जहां तक जब हम फिलिंग कर रहे हैं तो हर लेवल पे तो 2 प्लस कितने होने चाहिए पूरे पेयर्ड होने के लिए 4, उसके ऊपर जाए तो अब और कार्बन होते तो और ऊपर ऐसे चलता जाता, समझ गए ना बात। दैट्स वाई वी रिक्वायर 4n, मतलब एक लेवल में 4 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं ऐसे ऐसे करके। ये ऊपर वाले की बात मत करो क्योंकि ये वैसे भी भर नहीं सकता है, तो ऐसे अगर हो गए तो 4 और प्लस नीचे एक्स्ट्रा 2, तो अगर ये ऐसा रहता है 4 + 2 या यही 4n का कॉम्बिनेशन +2 यही जनरेट करता है क्या, भर सकते थे। मान लो यहाँ ब्रेक करके मैं डबल नेगेटिव डाल देता, नहीं अब कहाँ होगा, 6 एटम है तो 6 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होंगे ना, वो आगे केसेस में आएगा, 7 वाले में, 8 वाले में, 9 वाले में, 10 वाले, ऐसे करते जाओगे तो ऐसे बढ़ता जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? सो दैट्स इट बड़ी, एरोमेटिक का ये सारा डिस्कशन ओवर हो गया है ना। तो अब क्या करना है, एरोमेटिसिटी हो गया, तो अब हमें इनके एप्लीकेशंस देखने हैं, थोड़े बहुत इंटरमीडिएट्स देखने हैं, ऑर्गेनिक एसिड बेस देखना है, जिसमें बेस का मैंने लेक्चर आपको बना के भेज दिया था, उसमें डिसेंट इनफ मैंने आइडिया दे दिया है ना, मैं वापस से शेयर कर दूंगा। लेकिन ऑर्गेनिक एसिड पढ़ना है और इंटरमीडिएट्स पढ़ना है, ठीक है। तो अभी चलो ब्रेक करते हैं हम लोग 10-15 मिनट का। कितने टाइम तक का ब्रेक दूं? देखो 2:30 पे अपना क्लास है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। नहीं तो चलो ब्रेक दे देता हूं मैं हाफ एन आवर का आपको, एंड उसके बाद आपका एक टेस्ट कंडक्ट कर देता हूं, ठीक है। सो नाउ टेक योर लंच ब्रेक एंड टेस्ट कंडक्ट कर देते हैं। बाकी टेस्ट के लिए मैं ऑनलाइन में जितने बच्चे हैं उनको पीडीएफ भेज देता हूं, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है, बस ये खुद से टेस्टिंग करनी है, क्लास में जो प्रेजेंट हो यहीं पे करो, ठीक है। वी आर डन, हाफ एन आवर ब्रेक यहीं देना है।